I'll begin with a short introduction of myself. I'm Akanksha Jain. I welcome you all to this session, whereby, uh, about me, I have secured AR 702 in the UPSC CSE 2022, as well as 2 days ago, I had another result whereby I secured AR 76 in the UPSC IFS Indian Forest Service Examination 2022. And I belong from Vidisha district, Madhya Pradesh. This was my fourth attempt. ओके एंड आई हैव वन डाउट, आप लोगों को इंग्लिश में सेशन लूँ मैं या फिर बाइलिंगुअल करूँ या हिंदी करूँ? किस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हैं? कैन एनी वन राइट ऑन द चैट बॉक्स? बोथ, ठीक है। तो मैं आई विल कीप इट बाइलिंगुअल, जिससे कि हमारे दोनों ही टाइप के ऑडियंस को समझ में आ जाए। ठीक है। सो ओके, सो इन दिस वॉज माई फोर्थ अटेम्प्ट एंड आई विल गिव यू अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन कि मैंने ये कैसे किया, मतलब क्या कहानी रही है। शुरू के 3 अटेम्प्ट्स में आई डिड नॉट इवन क्लियर द प्रीलिम्स. आई वॉज मिसिंग बाय an arrow, 2 marks, 1 mark, something like that. This year I was able to crack even the forest cutoff. So there was a huge difference in my outcomes in the last 3 attempts and this attempt, and it was my first mains and first interview and I cleared both. So हम देखते कि हम इसमें कैसे क्या चेंज किया कि इस बार सक्सेसफुल हो गई और पहले नहीं हो पाई थी। तो आई हैव सर्टन थिंग्स इन माइंड विच आई विल शेयर विथ यू कि जो शुरू के 3 अटेम्प्ट्स थे, आई हैड फोकस्ड ओनली ऑन स्टडिंग. मतलब मैं ओके, आई एम गेटिंग सम क्वेश्चंस लाइक नोट्स मेकिंग. आई विल कम टू इट. आप लोग डालते जाइए, आई विल जस्ट सी एंड आई विल एड्रेस योर क्यूरीज. तो इन द 3 अटेम्प्ट्स व्हाट आई डिड वाज आई जस्ट स्टडीड. मैं सिर्फ पढ़ती रही. स्ट्रैटेजी थोड़ा सा लैकिंग था और ऑप्टिमाइज़ नहीं कर पा रही थी मैं अपनी पढ़ाई को कि कैसे किसी चीज़ को बेहतर किया जाए. मतलब देयर इज़ अ लॉट टू स्टडी इन द यूपीएससी. तो हमें अपने रिसोर्सेज को लिमिट करना पड़ता है और उन्हीं लिमिटेड रिसोर्सेज पे बहुत अच्छे से काम करना पड़ता है, बहुत तरीके से, जिससे कि हम आउटकम पा सकें. तो वो चीज़ मैंने इस बार सीखी. ऑल्सो सबसे बड़ा डिफरेंस तो था एटीट्यूड का, कि हम पढ़ तो सभी लोग रहे होते हैं, बट देन हम लोगों को सेल्फ डाउट होता है. वो इट वॉज देयर इन माई ऑल द 3 अटेम्प्ट्स विच वॉज नॉट देयर इन दिस वन. तो एक बिलीव था खुद पे कि नहीं, इस बार आई कैन डू इट. ऑल्सो एक एटीट्यूड की यार इट इज़ नॉट दैट टफ ऑल्सो. मतलब हमने टफ बना दिया इस एग्ज़ाम को. जैसे यूपीएससी के अगर आप ओके सम aspirants are saying English. Okay, I'll go in both languages. So yes, we have made the exam tough. See, prelims is where you have the solution in front of you. What you have to understand is how the person who has framed the question has framed it, and if you understand the psychology of the examiner, you will be very much able to come to the conclusion कि यार क्या आंसर हो सकता है. So apart from the knowledge part, there is another thing which is about the understanding कि इफ़ द क्वेश्चन इज़ आस्क्ड उसका क्या रेलेवेंस है और उसका वो क्यों पूछा गया है, उसका क्या इम्पैक्ट है. मतलब जो ऑप्शंस किसी ने सेट करे तो हमें कहाँ ट्रैप है, वी हैव टू अंडरस्टैंड कि कहाँ पे किस ट्रैप में हमें फंसाया जा सकता है. जैसे कि मस्ट, कंसिस्टेंटली, इस टाइप के कुछ छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं जो हमें कैच करने पड़ेंगे कि यार ये हमारा पॉसिबल ट्रैप हो सकता है. इन चीज़ों पे मैंने काम किया, अपने थॉट प्रोसेस पे काम किया कि मैं हर बार ऐसे फंस रही हूँ, इस क्वेश्चन में मैं ऐसे सोच रही हूँ, मैं ऐसे सोच रही हूँ. तो ओके, आई एम गेटिंग द क्वेश्चंस ऑफ PYQs एंड सिलेबस. आई विल गो अबाउट इट. ठीक है, तो मैं कैसे सोच रही हूँ इस बारे में. तो आई अंडरस्टूड माई पैटर्न्स दैट आई एम ऑलवेज व्हेन आई एम अटेम्प्टिंग दिस क्वेश्चन. फॉर एग्जाम्पल जोग्राफी का एक क्वेश्चन है, तो मैं हमेशा इसको स्पेसिफिक एक टर्म में, स्पेसिफिक वे में ले जा रही हूँ. आई एम एंड अप डूइंग रॉन्ग आंसर क्योंकि मैं उसमें ज़्यादा ओवर थिंक कर रही हूँ. तो अभी फिर मैंने इस पर काम किया कि मुझे एक जनरलाइज वे में सोचना है, एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में सोचना है. तो मेरे आंसर सही होते गए. तो नंबर 1 आप लोग जो लिख सकते हैं कि सबसे पहले अपने थिंकिंग प्रोसेस पे काम करना है, अपने पैटर्न्स पे वर्क करना है कि हाउ आर यू थिंकिंग.
ये मैं प्रीलिम्स की बात कर रही हूँ अभी, ओके। सो अपने थॉट प्रोसेस पे काम करना है, और कैसे हम कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं, कहाँ नहीं कर रहे हैं। मेक अ शॉर्ट डायरी, एक जो पॉकेट डायरीज होती है। नॉलेज पार्ट तो अलग है, नॉलेज पार्ट तो आप मेंटेन कर ही लोगे कि कहाँ मेरी नॉलेज लैकिंग हो रही है, कहाँ नहीं हो रही है। पर आपको यहाँ पे क्या ध्यान देना है कि मैं कैसे, किन क्वेश्चंस में फंस रहा हूँ, या फिर अंडरस्टैंड करना है कि किस सब्जेक्ट्स में फंस रहा हूँ, पॉलिटी में, हिस्ट्री में, ठीक है। मैं हमेशा जब कोई ऑर्गेनाइजेशन का नाम आता है वहाँ पे मैं गलती कर देता हूँ या कर देती हूँ। तो इन सब हमें पैटर्न्स डिसाइफर करने, उसमें भी कलर कोडिंग कर सकते हो। मैं रेड कलर से वो लिख लेती थी जहाँ जहाँ मैं गलत कर रही हूँ, वो क्वेश्चंस, वो कीवर्ड्स जहाँ पे मैं, जो हमेशा गलत हो सकते हैं, जैसे द डेकेडल द ग्रोथ रेट हैज़ बिन कंसिस्टेंटली राइजिंग। तो कॉन्सिस्टेंटली एक वर्ड है जो हमेशा ट्रैप होता है। तो मैंने कंसिस्टेंट वर्ड को नेगेटिव बाइस करके कि यार ऐसा वर्ड दिख जाएगा तो हमें हमें मुझे इसको नेगेट करके आना है स्टेटमेंट को। तो ऐसे कर करके मैंने अपना एक पैटर्न डिसाइफर किया, यूपीएससी का भी और खुद का भी। तो वो एक छोटी सी डायरी को मैं बार बार पढ़ती थी कि कैसे मैं सोच रही हूँ, कैसे गलतियाँ कर रही हूँ। तो उससे ये हुआ कि मेरी अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव हुई इस एग्ज़ाम को लेके, क्योंकि ये एग्ज़ाम इज़ नॉट जस्ट अबाउट फैक्ट्स को रटने का पेपर नहीं है। ये हमें कॉमन सेंस अप्लाई करना पड़ता है, कनेक्ट करना पड़ता है चीज़ों को। जो हमारा ऑप्शंस हैं, स्टेटमेंट है, उसी में कहीं ना कहीं हिंट होती है, हमें उसको कनेक्ट करना पड़ता है बस, कि यार ऐसा तो ऐसा हो सकता है कि लिंकिंग द ऑप्शंस। सो दिस इज़ हाउ आई वॉज एबल टू क्लियर इवन द फॉरेस्ट कट ऑफ इस साल। तो मैं आप सभी से यही बोलूँगी कि पढ़ाई तो आप कर रहे हैं, लेकिन अपने थिंकिंग प्रोसेस पर भी काम कीजिए, अपने एटीट्यूड पर भी काम कीजिए। आपको जहाँ पे पक्का पता है कि यार ये तो फैक्ट आई नो, don't doubt that, because if you'll doubt that, if you'll doubt your intuition, you'll end up doing the wrong answer, because आपने फर्स्ट इंट्यूशन को काट दिया, फिर आप ओवरथिंक करोगे, सेकंड प्रोसेस सोचोगे और वो गलत हो जाएगा। सो दैट इज़ माय पीस ऑफ एडवाइस टू यू कि अपने थॉट प्रोसेस को एनालाइज कर लीजिए अच्छे से। जहाँ पे आपको लग रहा है कि ये आपका प्लस पॉइंट है, यार यहाँ पे मैं सही कर रहा हूँ, उस चीज़ को अंडरस्टैंड करो और वहाँ पे डाउट मत करो। और जहाँ लग रहा है यहाँ तो मैं बार बार गलतियाँ कर रहा हूँ, तो उस चीज़ को जैसे ही आप एग्ज़ाम में कर रहे हो तो उसको तुरंत उस चीज़ पे क्वेश्चन लगाओ, क्वेश्चन मार्क पे, यार दिस इज़ व्हाट आई मेक मिस्टेक ऑल द टाइम, सो आई हैव टू बी मोर केयरफुल हियर, इस टाइप के क्वेश्चन में। तो इट इज़ द टाइप ऑफ क्वेश्चन विच यू हैव टू हैंडल। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, दैट इज़ वेर यू हैव टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ। ये तो रहा प्रीलिम्स का बात। नाउ आप लोगों के मैं कुछ क्वेश्चंस देख रही हूँ कि एक तो आपका है कि पीवाईक्यू एनालिसिस कैसे करें, सिलेबस कैसे करें, और नोट मेकिंग एंड न्यूज़पेपर, ठीक है। तो आई विल कम टू इट वन बाय वन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पीवाईक्यू एंड सिलेबस, सी दीज बोथ आर द लाइक बाइबल और भगवद गीता ऑफ यूपीएससी। इन दोनों को हमें बहुत बहुत अच्छे से समझना है, यही तुम्हारी नहीं पार कराएंगे, बाकी सब सेकेंडरीज। ये सबसे मेन चीज़ है। मेरी स्टडी टेबल के सामने हमेशा अपना जो सिलेबस का वो है, मेंस का जो सिलेबस है, वो पूरे 5 साल लगा रहा। मुझे एक एक कीवर्ड याद है हर सिलेबस का, हर सब्जेक्ट का। तो उससे होता ये था कि मुझे अंडरस्टैंड, मतलब जो यूपीएससी हम बोलते हैं इनफाइनाइट है, सब पढ़, न्यूज़पेपर पढ़ने की बात करते हैं, तो पूरा नहीं पढ़ना होता है। कैसे पढ़ेंगे, हमें कैसे समझ में आएगा, हम सिलेबस को अंडरस्टैंड करेंगे। कीवर्ड्स सामने होने चाहिए और उन कीवर्ड्स की भी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। हर कीवर्ड को हमें पता होना चाहिए कि इसका क्या मतलब है और इस कीवर्ड से रिलेटेड क्या क्वेश्चंस आए हैं पिछले साल में। तो अब जब पास्ट ईयर पेपर एनालाइज करेंगे, आप उसको ईयर वाइज एनालाइज अभी मत करिए, आप उसको अभी मैं कर रही हूँ फ़िलहाल मेंस की बात, ठीक है। उसको आप थीम वाइज एनालाइज करिए, सब्जेक्ट वाइज, कि GS1 में सोसाइटी में इस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कम्युनलिज्म के 5 या 10 क्वेश्चन, तो इसमें इस टाइप के क्वेश्चन पूछे हैं। तो उसको लिंक करिए, टॉपिक जो सिलेबस का टॉपिक है और पीवाईक्यू के जो क्वेश्चंस हैं उनको लिंक करोगे तो आपको समझ में आएगा कि कम्युनलिज्म में इस डायमेंशंस में मुझे पढ़ना है, इन डायमेंशंस में एड्रेस करना है। तो व्हेनेवर यू विल रीड द स्टैटिक पार्ट, जिस भी सोर्सेज से आप पढ़ें, और जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो आप उसको उस तरीके से ऑब्जर्व करेंगे कि मैंने अगर एक एडिटोरियल आया कम्युनलिज्म पे, तो मुझे इसमें क्या क्या डायमेंशंस खोलने हैं। इसमें मुझे सेक्युलरिज्म का डायमेंशन देखना है, पॉलिटी, रीजनलिज्म। तो आपको डायमेंशंस कहाँ से मिल गए, पीवाईक्यू से मिल गए। तो आपको तैयारी ऐसे करनी है कि पीवाईक्यू और सिलेबस को मैपिंग करनी है, ठीक है। ये रही मेंस की बात। तो आपको ये काम हर सब्जेक्ट के हर पेपर के, हर सब्जेक्ट के, हर कीवर्ड के लिए करना है। और उन कीवर्ड्स के अलावा भी कई जगह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं,
तो वो भी आपको PYQs में मिल जाएंगे, जो थीम होती है, अलग अलग थीम। जैसे GS4 में EI है, इमोशनल इंटेलिजेंस, उससे क्या थीम है, वैल्यूज ऑफ सिविल सर्वेंट्स की क्या थीम है, उससे क्या क्वेश्चंस बने। तो आप जैसे ही एक एग्जांपल देखोगे, आपने न्यूज़पेपर खोला, आपको एक एग्जांपल मिल गया कि समवन, कोई अच्छा सा एग्जांपल है, सिविल सर्वेंट है, उसने अपने बुरे या फिर कुछ नेगेटिव सर्कमस्टेंस में भी कुछ पॉजिटिव कर दिखाया, तो उसका आपने परसिवरेंस, EI, डिटर्मिनेंस, ये कीवर्ड्स वही वो चीज़ उठा ली और अपने नोट्स में लिख ली। तो दिस इज़ हाउ यू विल बी एबल टू ऑप्टिमाइज योर प्रिपरेशन, कि सब कुछ नहीं पढ़ना है और जो पढ़ना है उसको कैसे पढ़ना है। न्यूज़पेपर नोट मेकिंग का यही फंडा है कि न्यूज़पेपर में एक तो टाइम लिमिट कर दो आप। आई डिड दिस मिस्टेक, मैं शुरू में 2-3 घंटा न्यूज़पेपर पढ़ती थी, विच इज़ नॉट एडवाइजेबल बिकॉज यू डोंट हैव दैट मच टाइम। सो हाउ मच आपको कितना एक आप टाइम बाउंड कर लो, क्योंकि आपको अपने पूरी प्रिपरेशन को ना स्ट्रैटेजाइज करना पड़ेगा कि न्यूज़पेपर में 1 घंटा, करंट अफेयर, स्टैटिक, PYQs, ये सारा कुछ। तो आप जब उसको स्ट्रैटेजाइज कर रहे हो, मान लीजिए 1 घंटा वुड सफाइस, आई थिंक 1 घंटा, मैक्स टू मैक्स 1.25 घंटा या 1.5 घंटा, मतलब 1.5 घंटा भी इज़ वेरी मच, आई थिंक 1 hour वुड सफाइस। सो इन 1 hour यू हैव टू कंप्लीट योर न्यूज़पेपर अलॉन्ग विद द नोट मेकिंग। सो न्यूज़पेपर को आप पढ़ेंगे, पर आप सिर्फ उन रेलेवेंट टॉपिक्स को पढ़ेंगे जो आपके सिलेबस में है या फिर PYQs में, ठीक है। और उसमें से भी आप 2 आपके रजिस्टर होंगे नोट मेकिंग के, एक होगा प्रीलिम्स का, एक होगा मेंस का। Okay, I'll come to it. I have just another question of timetable. I'll come to it. So, okay, I got another question. I'll come to it. The repeated topics, ठीक है। तो जो आपने न्यूज़पेपर पढ़ा, अभी मैंने एग्जाम्पल दिया कम्युनलिज्म का। कम्युनलिज्म पे एडिटोरियल आ रहा है, और कभी भी ऐसा नहीं होता कि एक बार एक ही एडिटोरियल आता है, रिपीटेडली आते हैं, मतलब आज आ गया, फिर 2 दिन बाद आ गया, फिर 4 दिन बाद आ गया। तो करना क्या है आपको, जब आप मतलब मेंस का जो आपका मेंस का टॉपिक, मेंस का जो नोट मेकिंग होती है न्यूज़पेपर की, उसका जो रजिस्टर है, व्हाट आई डिड वाज, मैंने हर कीवर्ड लिख लिया था एक पेज पे। जैसे कि ये पेज है, मैंने ऊपर एक टॉपिक लिख लिया, मान लीजिए अभी कम्युनलिज्म की बात चल रही, तो यहाँ पे लिख लिया और 4 पेज छोड़ दिए, फिर अगला टॉपिक लिख लिया और 4 पेज छोड़ दिए। तो ऐसे पूरे रजिस्टर में मैंने सिर्फ टॉपिक्स लिख लिए थे। पहले GS1, इसको 4 हिस्सों में मैं बांट दूँगी रजिस्टर को, GS1, GS2, GS3, GS4, और उसके अंदर भी मैंने टॉपिक्स लिख लिए। अब जैसे कम्युनलिज्म पे आर्टिकल आया, मैंने वहीं के वहीं मेंस का जो था वो लिख दिया। अब मान लीजिए, और वो भी मैंने कैसे लिखा, पूरा समरी नहीं करनी है हमें न्यूज़पेपर की, वो नहीं बनाना है शॉर्ट नोट्स, नहीं, हमें सिर्फ 2 या 3 लाइन लिखनी है जो हम अपने आंसर राइटिंग में यूज़ कर पाएंगे। क्योंकि आंसर राइटिंग में आप कैसे समझोगे PYQ से, कि क्वेश्चंस कैसे आ रहा है, रीजंस पूछ रहा है, लिंकेजेस पूछ रहा है, एग्जाम्पल्स पूछ रहा है, तो आप उसमें से सिर्फ क्या क्या उठाओगे, कॉज। आप पूरा आर्टिकल पढ़ोगे, अपना अंडरस्टैंडिंग डेवलप करोगे, इसमें 3-4 कॉज बताए, राइट दैट इन बुलेट पॉइंट्स। Okay, so I'll come to your question, Rishabh, later. Remind me if I forget it. Abhi I'll continue with what I was saying. So yes, तो you will write 2-3 bullet points which you will replicate in your mails. तो आपको क्या करना है, बहुत ही छोटा सा नोट मेकिंग करना है, पूरा समरी नहीं लिखना है आर्टिकल की। प्रोबेबली इंट्रोडक्शन के लिए आपको कुछ अच्छा स्टैटिस्टिक मिल गया, डेटा मिल गया, तो डेटा एक साइड में मार्जिन बना लीजिए यहाँ पे आप, जिसमें इंट्रोडक्शन या कंक्लूजन जैसा कुछ अमेजिंग सा मिल गया कि करेंटली दिस इज इतने परसेंटेज लोगों का, या इतने सालों में इतनी मॉब लिंचिंग से डेथ हुई है, ऐसा कुछ आपको स्टैटिस्टिक मिल गया, तो आपने साइड में मार्जिन लिख लिया, और जो रीजंस वगैरह इधर रखती है। एक और मार्जिन मैंने साइड में बनाया था, यहाँ पे मैं लिखती थी कीवर्ड्स। तो आपने न्यूज़पेपर से कुछ कीवर्ड्स उठा लिए कि कोई भी अच्छा सा कीवर्ड मिल गया मुझे कि यार ये वाला कीवर्ड मैं अगर एग्जाम में लिखूंगी तो एग्जामिनर को लगेगा कि आई नो इनफ अबाउट इट, और इट इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट और डिफरेंट और न्यू, तो आई विल राइट इट हियर 2-3 वर्ड्स में और उसको हाईलाइट कर दूँगी। तो दिस इज़ हाउ आई यूज टू डू नोट मेकिंग। और उसमें अगर रिपीटेड आर्टिकल्स आ रहे हैं, मेरा फिक्स था कि यार हाफ और 1 पेज मैक्सिमम फॉर वन थीम। तो अब उस थीम में मुझे रीजंस मिल गए, सोल्यूशन मिल गए, थोड़ा सा जगह जो स्पेस यहाँ बची है, कुछ बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी मिला तो मैं ऐड कर लूँगी, अदरवाइज आई स्किप इट। एक थीम पे मैंने 2 या 3 आर्टिकल्स अगर पढ़ लिए, तो मैं जब तीसरा या चौथा आर्टिकल में जब पढ़ूंगी तो आई विल नॉट रीड दैट आर्टिकल। ऐसे मेरा टाइम भी सेव हो जाएगा, और वो बोलते हैं रिपीटेशन ऑफ लेबर, वो बच जाएगा। क्यों? क्योंकि रिडंडेंसी आ जाती है, एक ही
एक ही थीम जो है न्यूज़पेपर में रिपीटेड बार चलती है, पर पेपर में तो एक ही क्वेश्चन आना है। जैसे इस साल पीडब्ल्यूडीज़ का थीम बहुत था न्यूज़ में, जब मेंस था मेरा, तो उस टाइम पे रोज़ आर्टिकल आते थे पीडब्ल्यूडीज़ पे, और मैंने ज़्यादा नहीं पढ़े थे, सिर्फ 2 या 3 पढ़े थे, उससे मेरा आंसर सॉल्व हो गया था, क्योंकि उससे मेजर मेजर चीज़ें कवर हो गई थी, इंक्योर डिक्लेरेशन, फिर पीडब्ल्यूडी लॉ, ड्राफ्ट बिल, उसका मेजर मेजर मेरा 2 या 3 आर्टिकल से कवर हो गया था। फिर जब आर्टिकल आते थे, आई डिड नॉट रीड दैट बिकॉज वी हैव टू ऑप्टिमाइज द टाइम, कि हमको रिपीटेशन नहीं करना है। हाँ, कुछ बहुत दिनों बाद कुछ नया सा आ गया तो यू कैन डू दैट ऊपर ऊपर से, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि किस चीज़ पे कितना टाइम देना है, कितना फोकस करना है, ठीक है। तो ये आपका मैंने आई थिंक डाउट हैंडल कर दिया है निखिल, जो आपने बोला था कि रिपीटेड टॉपिक्स कैसे करना है। Then okay, I'll just continue this note making with the prelims वाला part also. This is how you will do the note making of mains, कि अगले 8 दिन बाद किसी सेम पॉइंट पे सेम थीम पे आर्टिकल आया तो मैं वहीं पे ऐड कर दूँगी, ठीक है। तो ऐसे हमें डेट वाइज नहीं बनाया था, मैंने थीम वाइज या टॉपिक वाइज बनाए थे मीन्स के नोट्स। अब आते हैं प्रीलिम्स का रजिस्टर की बात करते हैं, नोट मेकिंग ऑफ न्यूज़पेपर। तो व्हाट आई डिड वाज, मेरे एक दिन में आधे पेज से ज़्यादा नोट्स नहीं होते थे, वो भी बुलेट पॉइंट्स, 1 लाइनर या 2 लाइनर, कि यार कोई बिल्कुल ही रटने वाली चीज़ होती है ना, उसको मैं लिख लेती थी कि ये वाली सेंचुरी न्यूज़ में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या फिर नेशनल पार्क, तो वो और उसका स्टेट या उसका कोई सबसे खास जानवर जो न्यूज़ में, वो लिख लिया। कोई फॉसिल पाया गया कहीं पे, एक लाइन में वो लिख लिया, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ आई डिड। इसमें मैं इसके अलावा क्या व्हाट आई डिड वाज कि कुछ टॉपिक्स होते हैं जैसे CAG, पॉलिटी के कोई टॉपिक्स है, प्रेसिडेंट पे बहुत रिपीटेड है, प्रेसिडेंट चेंज हुआ है, कुछ ऐसा कोई पॉलिटी का टॉपिक है जो स्टैटिक का है। तो दिस इज़ ऐसा क्या करते हैं UPSC में, ये होता है कि जो करंट अफेयर्स में चल रहा है उस टॉपिक का स्टैटिक पार्ट से आ जाता है उठ के, तो वो मैं टॉपिक्स लिख लेती थी बगल में, उसी मार्जिन में, वहाँ बगल में जो मार्जिन थी, कि मैंने टॉपिक लिख लिया। अब मैं जब स्टैटिक पढ़ूंगी ना, लक्ष्मीकांत रिवाइज करूँगी, तो उस टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान दूंगी, क्योंकि वो न्यूज़ में था। आई नो सारे करंट अफेयर्स मैगजीन में सारा कुछ आता है, पर वो अलग होता है, वो आप एक बार पढ़ के भूल जाते हो, करंट अफेयर मैगजीन 1 या 2 बार। बट आप जब डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, जब आप स्टैटिक पढ़ोगे, आपके दिमाग में रहेगा यार मैंने ही न्यूज़पेपर में पढ़ा था, इसका मतलब ये आ सकता है, तो आपका दिमाग को पता है कि यार ये इंपॉर्टेंट है, तो आपका दिमाग थोड़ा ज़्यादा फोकस करेगा, ठीक है। आई विल कम टू योर डाउट संजय, रिविजन वाला। सो ये प्रीलिम्स का नोट मेकिंग ऐसे करना है, प्रीलिम्स के कि आपको टॉपिक्स लिख लेने हैं कुछ इंपॉर्टेंट, अगर स्टैटिक के कोई फैक्ट्स है तो वो लिख लेना है। तो ये हमारे 2 रजिस्टर करेंगे न्यूज़पेपर के, ओके। सो आई थिंक आई हैव क्लियर द डाउट ऑफ द न्यूज़पेपर नोट मेकिंग। नाउ कमिंग नेक्स्ट टू आई थिंक PYQs ऑफ मेंस मैंने बता दिया है। PYQs ऑफ प्रीलिम्स एक बार आई विल गो वंस अगेन, थोड़ा बहुत मैंने बताया था पहले कि आपको PYQs का एनालिसिस कैसे करना है, अंडरस्टैंडिंग द साइकोलॉजी ऑफ UPSC, कि वो कहाँ कहाँ फंसा रहा है, क्या इस क्वेश्चन में बिगिनर्स, ठीक है, आई विल कम टू बिगिनर्स ऑल्सो, जस्ट गिव मी सम टाइम। सो UPSC जो है वो हमेशा प्रेसिडेंट के बजाय प्राइम मिनिस्टर कर देता है, या फिर जब भी कोई स्टैटिस्टिक होता है तो वो उसको चेंज कर देता है, या फिर जब भी जनरल पॉइंट होते हैं कि सुनामी was caused by the error in weather, मतलब कुछ बहुत जनरल सा, तो मैं वहाँ पे यस टिक करूँगी, क्योंकि वो मैंने ऑब्जर्व किया है कि वो जनरली सही हो रहा है। तो इस प्रकार से जो सटल डिटेल्स हैं प्रीलिम्स में, दिस इज़ हाउ आई ऑब्जर्व द PYQs, ओके। और PYQs जो है लोग कम वेटेज देते हैं, मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करती हूँ कि PYQs को कम वेटेज नहीं देना है। मेरा एक और गलती ये था विच आई डिड इन माई 3 अटेम्प्ट्स, दैट PYQs एक बार कर लिए, उसके बाद टेस्ट सीरीज बार बार करती थी। आई एम नॉट सेइंग कि डोंट डू टेस्ट सीरीज, बट PYQs को बहुत अच्छे से, मतलब आपको लिटरली मतलब ऐसे रट जाना चाहिए कि इस सब AI से या फिर बिग डेटा से या फिर क्रिप्टो करेंसी से या फिर स्पेस में ये क्वेश्चन आया था, क्योंकि थीम्स रिपीट भी होती हैं PYQs में। मोस्टली साइंस एंड टेक में काफ़ी थीम्स रिपीट होती हैं, हिस्ट्री में रिपीट होती हैं थीम्स। तो आपको इस थीम पे क्वेश्चन क्या आया था और किस टाइप से क्वेश्चन आया था, इतना आपको आ जाए, आप रोज़ 1 घंटा निकाल लो PYQs के लिए, जो भी आप अभी सब्जेक्ट कर, जैसे आज मैं हिस्ट्री पढ़ रही हूँ, तो मैं उस हिस्ट्री का स्टैटिक पढ़ूँगी, एक आंसर राइटिंग कर लूँगी, 1 या 2 ब्रेन स्टॉर्मिंग या आंसर राइटिंग जो भी, साथ ही साथ 1 घंटा मैं अपने PYQs को दूँगी उसी सब्जेक्ट का।
तो उससे ये होगा कि मेरी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती जाएगी। आई विल नॉट जस्ट डू कि मैं पढ़ते जाऊँ पढ़ते जाऊँ पढ़ते जाऊँ। लोग क्या करते हैं, सब गलती करते हैं, मैंने भी ये गलती। द थिंग इज़ कि हम लोगों के माइंड बचपन से ट्रेन ऐसा होता है कि पूरा पढ़ लो फिर क्वेश्चंस लगाओ। दिस इज़ नॉट हाउ इट वर्क्स इन यूपीएससी। यू हैव टू डू। आपको नहीं भी पता है ना कुछ, तो भी आप चालू कर दो करना पीवाईक्यूज धीरे धीरे, रोज़ थोड़ा थोड़ा। उससे आपको पता है वो होता है ना, आपकी गाड़ी को दिशा मिलती जाएगी, आपका स्ट्रीमलाइन होती जाएगी प्रिपरेशन। आप पढ़ोगे ना तो आपको अपने आप समझ में आएगा कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या छोड़ना है, क्या पढ़ना है, किस पे ज़्यादा ध्यान देना है, किस पे कम ध्यान देना है, किसका नोट बनाना है, किसका नोट नहीं बनाना है। क्योंकि शुरू शुरू में ना हमको लगता है सब इंपॉर्टेंट है, हम सबको लिख लेते हैं, वी मेक लाइक अ समरी। मेरे हमेशा नोट्स कभी बड़े नहीं हुए, हमेशा बहुत छोटे नोट्स थे, बिकॉज आई अंडरस्टूड द यूपीएससीज रिक्वायरमेंट्स बेटर बाय एनालाइजिंग पीवाईक्यूज एंड सिलेबस। ठीक है। सो नाउ कमिंग नेक्स्ट, तो नोट हो गया, न्यूज़पेपर मेकिंग हो गया, आंसर राइटिंग। समवन जस्ट सेड कि आंसर राइटिंग नहीं हो रही है। सो ओके भूमि, आई विल कम टू योर क्वेश्चन। इन आंसर राइटिंग व्हाट, ये मुझे एक पूजा रनावत IRS मैम है, उनने मुझे एक बात बोली थी, मैं आप लोगों को वो बात बोलूँगी। आपका अगर प्रीलिम्स निकल भी जाता है ना और आप लिखते नहीं हो, सिर्फ पढ़ते रहते हो इन जनरल पूरे प्रिपरेशन में, तो आप मेंस में भी क्वेश्चन पेपर बहुत अच्छा पढ़ के आओगे। ठीक है, इट इज़ अ जोक बट अ ट्रुथ। सो मेंस इज़ ऑल अबाउट राइटिंग। यू कैन नॉट जस्ट थिंक कि मैं पढ़ के निकाल सकता हूँ, या एंड में जब पूरा आ जाए तब मैं आंसर राइटिंग करूँ। इट्स नॉट, इट डज़ नॉट वर्क दैट वे। यू हैव टू बिगिन टू राइट। आप स्टार्टिंग में बहुत ख़राब आंसर लिखोगे, हर व्यक्ति शुरू में ख़राब आंसर लिखता है, आप मत टेंशन लो इस चीज़ की। ख़राब से ही चालू करेंगे तभी तो अच्छे तक पहुँचेंगे ना, तभी तो स्कोप होगा ना इम्प्रूवमेंट का। अच्छे से चालू करोगे तो क्या ही मतलब है, मतलब देयर इज़ नो स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट। सो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार मैं कैसे स्टार्ट करूँ, आई गिव यू 2-3 सजेशंस जो मुझे लगता है कि काम करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप अगर आंसर राइटिंग नहीं हो रही, बिगिन विथ योर ब्रेनस्टॉर्मिंग थिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे होती है, कोशिश करो अगर ग्रुप बन पाए 2 या 3 लोगों का ग्रुप बनाओ और पीवाईक्यूज को उठा सकते हो। देर आर 2 ऑप्शंस अवेलेबल टू यू विच आर गुड, विच आई डिड बोथ। या तो पीवाईक्यूज को उठाओ, जो सब्जेक्ट आप चल रहे हैं, मान लो आपका ज्योग्राफी कर रहे हो आप अपने पढ़ाई में, तो उसका आप पीवाईक्यूज उठाओ, 2-3 लोग बैठो और ब्रेनस्टॉर्मिंग करो। ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे की जाती है, आई विल टेल यू। ब्रेनस्टॉर्मिंग में सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़ते हो, आप सोचते हो कि इसका इंट्रोडक्शन क्या होगा। इंट्रोडक्शन इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब हम पेपर देखते हैं ना, तो यार समझ में नहीं आता शुरू कैसे करें, हमारा आधे से ज़्यादा टाइम तो वहीं अटक जाता है। ठीक है, ग्रामर प्रॉब्लम, आई विल कम टू इट। ओके, सो यस, तो क्या करना है हमें, ब्रेनस्टॉर्मिंग में सबसे पहले इंट्रो, क्योंकि हमें नहीं समझ में आता है, स्टार्टिंग में लगता है कहाँ चालू करें, बैठे रहते हैं लिटरली। मैंने जब शुरू में टेस्ट लिखना चालू करे थे, मैं क्वेश्चन देख के सोचती कहाँ से चालू करूँ। तो आपको इंट्रोडक्शन पे काम करना है। इंट्रोडक्शन के सबको पता होंगे, तरीके अलग अलग होते हैं, करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, कुछ स्टैटिक का, कुछ डेटा। ठीक है, आई विल कम टू द टाइम मैनेजमेंट। आई लक्कम बिदारी, आप अपनी क्यूरी को थोड़ा सा और एनहांस कर सकते हैं कि टाइम मैनेजमेंट ड्यूरिंग प्रीलिम्स, ड्यूरिंग मेंस, या इन जनरल, मतलब टेस्ट के टाइम की बात कर रहे हैं या फिर आप पढ़ाई के टाइम की बात कर रहे हैं। तो आई विल कम टू योर डाउट। ठीक है, तो हाँ, मैं आपको आंसर राइटिंग बता रही थी कि इंट्रोडक्शन आपको तैयार, आपको ऐसा होना चाहिए कि क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में आ जाए कि मैं इसको चालू कैसे करूँगा। तो करंट अफेयर्स हो सकता है, एक डेटा हो सकता है, कुछ अगर हिस्ट्री का क्वेश्चन है तो क्रोनोलॉजी हो सकती है, तिथि क्रम कि यार इस पहले ऐसा हुआ था, इस सेंचुरी में ये होना चालू हुआ, कोई कॉन्टेक्स्ट हो सकता है। तो आपको इंट्रोडक्शन सोचना है सबसे पहले। सेकंड नंबर आपको देखना है स्ट्रक्चरिंग। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि स्ट्रक्चरिंग का क्या मतलब होता है कि क्वेश्चन को पढ़ो, आपने कीवर्ड्स आइडेंटिफाई कर लिए, इस क्वेश्चन की डिमांड क्या है सबसे पहले अंडरस्टैंड वो करो। अगर आपने क्वेश्चन को बस कीवर्ड्स पढ़ लिए, वाई, व्हाट, हाउ, ये जो 5W और H होता है कि व्हेन, वेयर, व्हाट, वाई, हाउ, इसको समझो कि क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या पूछ रहा है। और हमेशा यूपीएससी के क्वेश्चन आप ऑब्जर्व करोगे, कभी एकदम ब्लेटेंट नहीं होते, प्लेन नहीं होते कि यार एक चीज़ बोली और बता दो, ऐसे बहुत कम होते हैं। यूजुअली दे आस्क यू टू कनेक्ट थिंग्स। 2 टॉपिक आएंगे, ग्लोबलाइजेशन या कम्युनलिज्म, ग्लोबलाइजेशन या फिर एंड जेंडर, इन दोनों को लिंक कर देंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, वो कीवर्ड्स अंडरस्टैंड करना है,
उसकी क्वेश्चन की डिमांड समझनी है क्या है, कि क्या लिंक चाह रहा है, कि किससे क्या हो रहा है, इससे ये मतलब ग्लोबलाइजेशन का जेंडर पे इम्पैक्ट पूछ रहा है, जेंडर का ग्लोबलाइजेशन पे इम्पैक्ट पूछ रहा है, या दोनों पूछ रहा है। तो आप समझो पहले कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है, उसके बाद आप स्ट्रक्चरिंग करो कि यार स्ट्रक्चरिंग मतलब होता है कितने टुकड़ों में बांटना है मुझे अपने आंसर को। एक तो होता है इंट्रो, एक हो गया कंक्लूजन। अब मैं बाकी का, अगर 10 नंबर का वो है क्वेश्चन, तो मुझे 2 पेज में कंप्लीट करना है, और अगर 15 का तो 3 पेज में। तो फिर मैं कैसे तोड़ूंगी अपने क्वेश्चन को, कितने पार्ट्स हैं क्वेश्चन के, इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरिंग। उसके अलावा मैं इसमें इस क्वेश्चन में क्या डायग्राम डाल सकती हूँ, क्या मैप डाल सकती हूँ, पिक्टोरियल फॉर्म, फ्लो चार्ट डाल सकती हूँ, इस चीज़ को बोलते हैं स्ट्रक्चरिंग। तो व्हेन यू आर ब्रेनस्टॉर्मिंग, यू आर थिंकिंग ऑन दीज 2 लाइन्स। ये दोनों सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इतना से शुरू करो, धीरे धीरे कम टू कि इसके अंदर पॉइंट्स का लिखेंगे, ठीक है, कि हाउ द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन वुमेन। तो अब पहले तो मैंने स्ट्रक्चरिंग कर दिया, अब मैं पॉइंट्स सोच रही हूँ कि इसके पॉइंट्स कंटेंट को। अब पॉइंट्स हो गए, अब पॉइंट के अंदर कि क्या एग्जाम्पल, क्या डेटा से मैं इसको प्रूव कर सकती हूँ अपने पॉइंट, सब्सटैंशिएट बोलते हैं इसे, ठीक है। तो फिर मैं वो सोचूंगी। अब फिर कंक्लूजन। तो ये पूरा जो आपको मैंने बताया धीरे धीरे डेवलप होगा। आप शुरू से चालू करो ब्रेनस्टॉर्मिंग करना। आप एक काम कर सकते हो, PYQ से अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि मेरा आंसर सही है या नहीं, या फिर आपको कोई ग्रुप नहीं मिल रहा है, व्हाट यू कैन डू इज़ डाउनलोड द टॉपर्स कॉपीज़। और टॉपर्स कॉपी भी सबको आपको इंटेलिजेंटली डाउनलोड करनी है। कैसे? हर सब्जेक्ट का अलग अलग टॉपर होता है। जैसे AIR 1 का ज़रूरी नहीं है कि सारे सब्जेक्ट्स अच्छे हो, मतलब हो भी सकता है, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू। सो अंडरस्टैंड कि किस टॉपर का कौन सा सब्जेक्ट अच्छा है, उस टॉपर की वो कॉपी उठाओ, आपको मिल जाएगा, एनालिसिस मिल जाएगा आपको नेट पे। तो उस टॉपर की वो कॉपी उठाओ, क्वेश्चन देखो, खुद से ब्रेनस्टॉर्मिंग करो, फिर आप उससे देखो कि उसने कैसा एड्रेस किया। ऐसा आप शुरू कर सकते हो अपना प्रिपरेशन। धीरे धीरे आपको कॉन्फिडेंस आएगा। स्ट्रक्चरिंग लिखा, फिर आप चालू करो 1 पेज में लिखना कि यार स्ट्रक्चर कोई लिख दिया, फिर धीरे धीरे आप आंसर राइटिंग चालू कर दो कि लिख लिया। तो और अपने पीयर से चेक करो, पीयर रिव्यू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप आपस में जब बैठते हो तो उससे आपको नए नए आइडियाज़ आते हैं कि इसको और कैसे बेहतर तरीके से कर सकते हो। या फिर जब आप टॉपर्स कॉपीज़ देखते हो तो आपको लगता है कि यार मैंने तो इतना लंबा लिखा है, इस टॉपर ने यही बात को कम शब्दों में ऐसे बोल दिया, या फिर ये वाला डायग्राम बना दिया, ऐसे मैप बना सकते हैं इसमें। तो ये जो चीज़ें हैं वो लिखते जाओ, अपने स्टैटिक पोर्शन के जो नोट्स हैं उसमें ऐड करते जाओ, वो डायग्राम्स, वो मैप्स, ठीक है। तो ऐसे आपको आंसर राइटिंग में धीरे धीरे ये पैरेलल चलेगा साथ में, पढ़ाई, नोट मेकिंग एंड आंसर राइटिंग साथ में चलेगा। तो इससे आपकी सारी चीज़ें एक दूसरे को एनहांस करती जाएंगी, ठीक है। सो आई थिंक आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। आंसर राइटिंग नहीं हो रही है भूमि, ठीक है। तो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बिगिनर का मुझे बहुत लोगों ने बोला था कि बिगिनर्स को कैसे चालू करना चाहिए UPSC। आई विल गो टू दैट क्वेश्चन नाउ कि इन फॉर बिगिनर्स सबसे पहले स्टार्ट विद NCERT। सब लोग बोलते हैं एंड दैट इज़ ट्रू। 6th to 12th की NCERT फर्स्ट रीडिंग आपको सिर्फ प्लेन करनी है, मतलब जैसे नोवेल्स पढ़ते हैं ना, कहानियाँ पढ़ते हैं, वैसे पढ़ लो कि सिर्फ अंडरस्टैंडिंग आ जाए। ऐसे 6 to 12 की NCERTs पढ़ ली। अलॉन्ग विद दैट रीड द सिलेबस एंड थोड़ा थोड़ा PYQs देखना चालू करो। जब आपने ये कर लिया, ये तीनों चीज़ें साथ में होगी, नाउ फिर सेकंड। अब फर्स्ट रीडिंग में कोई नोट मेकिंग नहीं करना है, क्योंकि फर्स्ट रीडिंग में आपको समझ में ही नहीं आएगा कि क्या रिक्वायर्ड है, क्या लिखूँ क्या नहीं लिखूँ। बस एक रीडिंग कर लो, अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। सेकंड रीडिंग में व्हाट यू विल डू, आप सेकंड रीडिंग में 6th to 10th की NCERT स्किप कर सकते हो अगर आपके पास टाइम नहीं है, तो आप 11th-12th की NCERT पे आ जाओ। 6 to 10th आप प्रायोरिटी लेवल नीचे डाल दो, ठीक है, अगर टाइम नहीं है तो। सेकंड रीडिंग में आपको बनाने हैं नोट्स। तो वो आप कैसे बनाओगे? जब आप सिलेबस और PYQs देखोगे तो उसमें आपको अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी कि मुझे क्या निकालना है, क्या नहीं निकालना है। तो उसके बहुत शॉर्ट नोट्स, अगर आपको नोट मेकिंग का भी टाइम नहीं तो NCERT के बगल में ही लिखते, जैसे इस पेज में 3 पॉइंट, क्योंकि NCERTs में ना बहुत सारी कहानी होती है, मेन चीज़ें बहुत ही कम होती, तो वो बगल में लिख लेती थी मैं कई बार। जैसे फाइन आर्ट्स का NCERT में मैंने बगल में पूरा लिख रखा था, बहुत स्पेस होती है NCERTs में, रेड पेन से लिख लिया था मैंने, तो वो मैंने सिर्फ वही रिवाइज़ कर लिया था। और जो डायग्राम्स, जो फोटोग्राफ्स होती हैं NCERTs में, उसके नीचे का, या फिर जो डब्बे होते हैं, इन चीज़ों से क्वेश्चंस बनते हैं मोस्टली। आवर पास्ट के हो गए, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री हो गई, इन चीज़ों को मैंने अच्छे से कर लिया था। या फिर थीम्स इंडियन हिस्ट्री के मैंने नोट्स भी बनाए थे, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट थीम, मतलब आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो उसके नोट्स भी बना लिए थे मैंने डिजिटली। सो ऐसा आप स्टार्ट कर सकते हो। एंड जब सेकेंड रीडिंग आप NCERTs कर रहे हो, स्टार्ट स्टैंडर्ड बुक्स एज वेल। स्टैंडर्ड बुक्स माने लक्ष्मीकांत फॉर पॉलिटी, स्पेक्ट्रम फॉर हिस्ट्री, देन
फॉर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, एंशियंट और मिडिवल के लिए आर एस शर्मा या फिर तमिलनाडु, वट एवर सूट्स यू बेस्ट। इस प्रकार से जो बेसिक बुक्स होती हैं, अगर आपको कोई डाउट हो किसी भी सोर्स में तो यू कैन आस्क फ्रॉम मी। तो आप स्टैंडर्ड बुक्स सेकेंड रीडिंग से चालू करोगे जब आप एन सी आर टी पे रिविजन कर रहे हो 11th-12th का, और साथ में आप वो कर रहे हैं अपना स्टैंडर्ड बुक्स। किसी का डाउट है न्यू एन सी आर टी, सी अब कौन सी एन सी आर टी मैं बताती हूँ। 6 to 10 तो आप मैंने ओल्ड एन सी आर टी सी रेफ़र करी है क्योंकि ओल्ड एन सी आर टीज पर बेटर। न्यू एन सी आर टीज आर रेफर्ड ऑफ द थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री। थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1, 2, 3 11th-12th क्लास में, 11th-12th क्लास में। पार्ट 3 इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। सी पार्ट 1 इज़ एंशियंट, पार्ट 2 इज़ मिडिवल, पार्ट 3 इज़ मॉडर्न। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 आर इम्पॉर्टेंट, तो उन दोनों को अच्छे से पढ़ लो आप। और आवर पास्ट जो है, आई थिंक वो तो वही चली आ रही है हमेशा से, तो वो कर लीजिए। तमिलनाडु एन सी आर टी मैंने ओल्ड रेफ़र करी थी, क्योंकि न्यू एन सी आर टी ना बहुत बड़ी है, उसमें बहुत सारा कुछ ऐड कर दिया है। मैंने सोचा कि मैं इतना सारा याद नहीं रख पाऊँगी। जो ओल्ड एन सी आर टी थी वो छोटी थी, क्रिस्प थी, उसमें सारा कुछ कम में और अच्छे से दिया था, तो दैट इज़ व्हाट आई रेफर्ड। और ऑल्सो आई हैव दिस साइकोलॉजी इन माइंड। मैं हमेशा क्यों छोटा लिखती हूँ, क्योंकि अगर ज़्यादा पढ़ना होता है तो मेरे दिमाग को लगता है कि यार कितना सारा पढ़ाई करनी है। सो आई यूज़ टू गो फॉर स्मॉलर बुक्स, दैट वॉज माई स्ट्रैटेजी। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक ओल्ड एन सी आर टीज आप प्रेफर करोगे तो वो बेटर रहेगा इन जनरल, मुझे लगता है। देन ओके, बिगनर्स में ये हो गया कि आपको सेकेंड रीडिंग में स्टैंडर्ड बुक्स चालू करनी है। फिर थर्ड रीडिंग में नोट मेकिंग करनी है स्टैंडर्ड बुक्स की। अलॉन्ग विद दैट आपको पी वाई क्यूज़ देखना है। पी वाई क्यूज़ आपको स्टार्टिंग से ही देखना चालू करने हैं, पर थर्ड रीडिंग तक आपको पी वाई क्यूज़ अच्छे से सॉल्व करने हैं। थीम वाइज एक बार सारे पी वाई क्यूज़ करने के बाद आप क्या करेंगे, ईयर वाइज चालू करेंगे अपने पी वाई क्यूज़। देर इज़ अ क्वेश्चन 11th and 12th एन सी आर टी हाउ मेनी टाइम्स। सी देखो, मैं आपको बताती हूँ एन सी आर टीज़ का क्या सीन है। एन सी आर टीज़ आपके बेसिक्स होते हैं, ठीक है। अब ये भी डिपेंड करता है कि कौन सी एन सी आर टी की बात चल रही है। जैसे कि जो फिजिकल जोग्राफी की एन सी आर टी है उससे क्वेश्चंस कम आते हैं पेपर में, रीज़न प्रीलिम्स में। रीज़न भी कि यूपीएससी जनरली कम पूछ रहा है, तो वो आप कम बार पढ़ सकते हो। लाइक आपने 2 बार पढ़ लिया, आपको अंडरस्टैंडिंग आ गई, ठीक है। पर हिस्ट्री की एन सी आर टी आपको पढ़नी ही पड़ेगी, क्योंकि वो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी में से। तो आप वेटेज देखिए कि आपका किस चीज़ से क्वेश्चन ज़्यादा बन रहा है, किससे क्वेश्चन कम बन रहा है, आपको कितना याद हो रहा है। तो मैं तो वो यही कहूँगी, कोई भी सोर्स आप पढ़ रहे हो 3 रीडिंग्स तो मस्ट होती है किसी भी सोर्स की। आपका ह्यूमन ब्रेन ऐसे वर्क करता है कि पहले रीडिंग में कुछ याद नहीं होता, सेकंड रीडिंग में बेटर होता है, थर्ड रीडिंग में और बेटर हो जाता है। आई थिंक मिनिमम 3 रीडिंग्स शुड बी डन ऑफ एनीथिंग, ओके। तो ये मेरा फंडा है। बाकी उसके बाद कितनी रिक्वायरमेंट है यार, इस वाली एनसीईआरटी का ना ये पोर्शन मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया, मेरे दिमाग में बैठा ही नहीं, तो उसको वो रिवाइज कर लो, ठीक है। दैट इज़ हाउ यू हैव टू डू। और किसी चीज़ का बिल्कुल नहीं समझ आ रहा तो उसका नोट मेकिंग कर लो कि यार इसको मैंने नोट्स बना लिया, अब मैं इसी को बार बार पढ़ूंगा या पढ़ूंगी। तो ये आपका ना वन साइज फिट ऑल अप्रोच नहीं चलता। कोई ऐसा नहीं कि इतना ही होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, ठीक है। सो आई थिंक आई आंसर योर क्वेश्चन। अभी कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बिगिनर्स वाला मैंने बता दिया है कि हाउ यू हैव टू गो अबाउट इट। सॉरी देयर इज़ अ पावर कट, जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो बिगिनर्स का मैंने बता दिया है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम मैनेजमेंट। अ पर्सन कॉल्ड टाइम आस्क्ड फॉर द टाइम मैनेजमेंट कि कैसे कवर करना है सिलेबस को, तो आई कम ऑन इट। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, मैं सभी को ये बोलूँगी कि आप एकदम आँख बंद करके पढ़ना चालू मत करो कि भाई आज से मुझे तैयारी चालू करनी है और मैंने सब कुछ है, सब क्या करे पता नहीं। आई विल जस्ट टेल यू कि स्ट्रैटेजाइज। ये मेरी पूरी 4-5 साल की प्रिपरेशन का मैंने जो सीखा है, मैंने ये सीखा है कि वी हैव टू स्ट्रैटेजाइज। हाउ? बाय कंपार्टमेंटलाइजिंग, यानी टुकड़ों में बांटना काम को और उसको प्रायोरिटाइज करना, ठीक है। आई विल कम टू इंग्लिश ऑल्सो लेटर। सो आपको टुकड़ों में बांटना है अपने काम को, और अपने काम को जो आपने बांटा है, काम मतलब कि क्या क्या करना है, ठीक है। फिर उसको आपने लिख लिया एक जगह। पहले तो आपको बहुत अच्छे से लिखना पता होना चाहिए कि हमें क्या क्या करना है, प्रीलिम्स का ये, मेंस का ये, ठीक है, और उसमें भी क्या क्या करना है। अब मैंने जब टुकड़ों में बांट लिया, मुझे प्रायोरिटाइज़ करना पड़ेगा कि मुझे पी वाई किस पे ज़्यादा ध्यान देना है या फिर हिस्ट्री पे ज़्यादा ध्यान देना है।
हर चीज़ को मैं अंडरस्टैंड करूँगी कि मैं किसको ज़्यादा टाइम दूँ, किसको कम टाइम दूँ, और फिर उस अकॉर्डिंगली काम करूँगी। ऑल्सो मैं टाइम बाउंड मैनर में काम करूँगी। अगर मैंने 8 दिन हिस्ट्री को दिया है, मेरा 8 दिन में अगर ख़त्म नहीं हुआ है हिस्ट्री, मतलब लेट्स से मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की बात चल रही है, रिविजन, मेरा 8 दिन में ख़त्म नहीं हुआ है, तो मैं 9वें दिन में मैं यूजुअली 1 दिन का बफर देती हूँ। जब मैं प्रिपरेशन की अपना स्ट्रैटेजी बनाती हूँ, 1 दिन का बफर देती हूँ। मेरा 9वें दिन तक भी अगर कंप्लीट नहीं हुआ है तो 10वें दिन से मैं नेक्स्ट सब्जेक्ट चालू कर दूँगी, क्योंकि इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आप हर सब्जेक्ट का, आप जो टाइम टेबल बनाते हैं ना, वो 100% का होता है, 100% कवर हो जाएगा। बट दैट इज़ वेरी हाइपोथेटिकल, आइडियल सिचुएशन कभी नहीं होता है, क्योंकि यू आर अ ह्यूमन बीइंग, आ जाते हैं दिक्कतें। तो बेटर स्ट्रैटेजी ये है कि हर सब्जेक्ट का 80% या 85% हो चुका हो। उससे क्या होगा कि मुझे एक, आई विल बी इन अ बेटर पोजीशन रादर देन 2 सब्जेक्ट 100% हो गए, बाकी 3 सब्जेक्ट 0 हो गए या 50 हुए। इससे बेटर है कि सारा 85% हो गया। तो हाउ यू हैव टू मैनेज योर टाइम, सी, सबसे पहले लिख लिया कि मुझे क्या क्या सब्जेक्ट्स करने हैं, कैसे कैसे करना है। अब मैंने बांट दिया कि मुझे इतने टाइम में ये वाला सब्जेक्ट कवर करना है, तो मैंने उसको उस टाइम में आई विल ट्राई टू मेक मोस्ट ऑफ इट। सो लेट्स से आपको क्या क्या सब्जेक्ट्स है, आप पूरा लिख लो, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, एंशिएंट ज्योग्राफी, सोसाइटी, देन पॉलिटी, आईआर, सिक्योरिटी, एथिक्स, मैंने सारा लिख लिया। अब मैं सारा डिवाइड कर लेती हूँ कि यार इसको 10 दिन में, इसको 15 दिन में। तो मैंने डेज वाइज, मतलब मैंने अगले 3 महीने या 4 महीने की स्ट्रैटेजी बना ली। उसमें मैं वन टाइम पूरा, एक बार मेरा प्लान रहेगा कि एक बार पूरा रीड हो जाए, साथ ही साथ मेरी आंसर राइटिंग भी चालू हो जाए। तो अब मैं रोज़, ये तो मैंने लॉन्ग टर्म प्लान बना लिया है ना, अब मैं शॉर्ट टर्म बनाऊंगी। उसके बाद मैं 1 दिन को भी प्लान बनाऊंगी कि 1 दिन में मुझे बिल्कुल फिक्स है मेरा कि 1 घंटे से ऊपर न्यूज़पेपर जाने नहीं चाहिए। तो अब मेरा अगर 1 घंटे में न्यूज़पेपर कंप्लीट नहीं हुआ तो मैं स्किप कर दूँगी अगले, या कहीं पे कोई और टाइम निकाल लूँगी। मान लीजिए एक लेजर टाइम है आज का, ये मैं अपने आप को रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट देती थी कि अगर मेरा टारगेट पूरा जल्दी हो गया तो मैं प्रोबेबली कुछ आज अच्छा ऑर्डर कर दिया, मतलब, या फिर किसी दोस्त से बात कर ली कि बहुत दिन से पेंडिंग था, जो भी था, मतलब अपने आप को अगर मैं पनिशमेंट्स और रिवॉर्ड्स दूँगी तो उससे मेरी, दिस इज़ हाउ ह्यूमन ब्रेन वर्क्स, उससे मैं बेहतर अगले दिन शायद बेहतर काम कर पाऊँ। तो अगर मेरा 1 घंटे में ख़त्म नहीं हुआ तो मैं अपना लेजर टाइम जो होता है, लेजर मतलब फ्री टाइम, उसका काट के बाद में करूँगी, लेकिन अपनी पढ़ाई का टाइम में से नहीं दूँगी। ओके, ठीक है। आई हैव इंग्लिश मीडियम और 2025 के टर्म की स्ट्रैटेजी विल कम टू इट। ओके, आप जो लेट्स क्रैक यूपीएससी, अपना डाउट जो आपने लिखा है कितने समय में एनसीईआरटी कंप्लीट कर लेनी चाहिए, आप मुझे, मैं वही बोल रही हूँ कि वन साइज फिट ऑल अप्रोच नहीं है। आपका कौन सा अटेम्प्ट है, आप कब देने वाले हो, और कितना समय है आपके पास, उस अकॉर्डिंग आंसर आएगा, ठीक है। तो ये इन जनरल, अगर अभी मैं बता देती हूँ, अगर मुझे अगले साल का अटेम्प्ट देना है तो मैं कोशिश करूँगी कि 2 महीने 2.5 महीने में अपनी एनसीईआरटी सारी वन टाइम रीड कर लूँ। शुरू क्या मतलब, अगर मैं एक साल बाद प्रीलिम्स देना है तो 2-2.5 महीने में मेरी सारी एनसीईआरटी एटलीस्ट वंस कवर हो जाए। दैट इज़ व्हाट आई विल ट्राई, ठीक है। ओके, नाउ आई विल कम बैक टू द स्ट्रैटेजी वाला पॉइंट। दिन में भी मैंने घंटे बांट दिए कि यार आंसर राइटिंग का मुझे आधा या 1 घंटा तो निकालना ही है। विथ 1 घंटा इट विल इंक्लूड आंसर राइटिंग, चेकिंग एंड उसके पीयर रिव्यू, 1 घंटा या आधा घंटा। तो मैं दिन के भी हिस्से बांट लूँगी कि रोज़ मुझे आधा या पौना घंटा या 1 घंटा पीवाईक्यू सॉल्व करने ही करने हैं। वो तो मतलब ऐसा है कि वो डिवाइडेड ही है टाइम, अब मैं उससे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी। और फिर वो सारा जो मैंने डिवाइड कर लिया, और फिर पढ़ाई का टाइम अलग। तो दिस इज़ हाउ आई विल डिस्ट्रीब्यूट टाइम इन माई डे ऑल्सो। तो जिसमें जितना बन रहा है, मान लीजिए आधे घंटे में मैं 3 क्वेश्चन कर पा रही हूँ या फिर 10 क्वेश्चन कर पा रही हूँ, वो मुझ पर। तो एफिशिएंसी यहाँ पे बहुत मैटर प्ले करती है कि मैंने टाइम, जो बहुत रोल प्ले करता है कि मैंने समय बांट दिया है, अब इस समय में कितना काम कर पा रही हूँ, वो मुझ पर डिपेंड है, ठीक है। टाइम को मैनेजमेंट ऐसे करना है। तो जब एक बार हो गया सारा, देन आई गो विथ ये, मान लीजिए 3 महीने में मेरा पूरा वन बार रीडिंग हो गई, आंसर राइटिंग बेसिक चालू हो गई, पीवाईक्यूज हो गए। अब मैं 3 महीने बाद या 4 महीने बाद जो भी है, उसके बाद मैं टेस्ट सीरीज चालू कर दूँगी, मेन्स एंड प्रीलिम्स दोनों, बोथ, ठीक है, या फिर 1 बाय 1, पहले मेन्स की फिर प्रीलिम्स की। तो इस हिसाब से आपको टाइम मैनेज करना है। ओके, शिवम इज आस्किंग, नोट्स बनाना ज़रूरी है क्या? इफ यस देन कैसे बनाना चाहिए? सो नोट मेकिंग इज़ नॉट एसेंशियल बट इट इज़ एडवाइजरी।
सबका अलग अलग स्ट्रैटेजी होता है। आई पर्सनली थिंक कि नोट मेकिंग होना चाहिए। इससे होता ये कि आपका कंसाइज वे में एक जगह पूरी बिखरी बिखरी इन्फॉर्मेशन है एक जगह इकट्ठी हो जाती है। उससे होता ये कि आप जब रिवाइज करते हो, रिविजन करते हो, रिकलेक्शन बेटर होता है। हमेशा ह्यूमन ब्रेन जो है वो पिक्टोरियल मेमोरी पे काम करता है कि मैंने कुछ चीज़ देखी है वो मुझे याद रहती है। अगर मैंने पढ़ा है तो मैं पता नहीं कहाँ कहाँ से कलेक्ट कर रही हूँ। यूजुअली किस किस की नोट मेकिंग करना है ये भी क्वेश्चन है। मैंने NCERTs की जनरली नोट मेकिंग नहीं करी है क्योंकि वो बहुत सारा होता है। लेकिन मैंने स्टैंडर्ड बुक्स में कई जगह कई मोस्टली चीज़ों की नोट मेकिंग करी है। मेरे हर टॉपिक का नोट्स तैयार थे 1 या 2 पेज के, जिससे कि जब मैं वो टॉपिक पढूँ वो बार वो अगर सिर्फ नोट मेकिंग में आपने कंसाइज कर दिया तो उससे 2-3 फ़ायदे हैं। एक तो आपको वो कम जगह में हो गया ऑक्यूपाई, पिक्टोरियल मेमोरी याद ज़्यादा रहेगा, और ऑल्सो आप बार बार रिवाइज कर सकते हो। अब मैंने 10 चीज़ें 10 एक चीज़ को मैंने 10 जगह से पढ़ा है, अब मैं उसको रिविजन कैसे करूँगी, और करूँगी तो कितना समय जाएगा। ठीक है, तो अगर आप एक जगह लिखोगे तो आसानी हो जाती है रिविजन करने में, आपको याद बेहतर रहता है। हालांकि टाइम बहुत ज़्यादा है नोट मेकिंग में, एनर्जी एफर्ट्स बहुत जाते हैं, क्योंकि नोट मेकिंग इज़ एन एक्टिव थिंग। बाकी पढ़ाई इज़ अ पैसिव थिंग। पढ़ाई में सिर्फ यू हैव टू रीड, आपके सेंसेस कम इन्वॉल्व हो रहा है। आंसर राइटिंग नोट मेकिंग में आपको दिमाग लगा के कंसाइज करना पड़ रहा है। एक और फ़ायदा है नोट मेकिंग का कि बहुत सारे लोगों के डाउट सारे इंग्लिश का। आई कम टू इट नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं उसी पे आती हूँ। ठीक है, तो हाँ, नोट मेकिंग का एक और फ़ायदा है, आपको मेंस आंसर राइटिंग में हेल्प मिलती है, क्योंकि मेंस आंसर राइटिंग इज़ ऑल अबाउट राइटिंग। तो जब आप नोट मेकिंग करो, मेक श्योर कि आप मेंस के पैटर्न पे करो, मतलब कि पॉइंटर्स लिखो, पॉइंटर्स के एक एक लाइन लिख दो, 2-2 लाइन, ख़त्म। ये यूजुअली आपको न्यूज़पेपर से हो जाएगा ये वाला काम। तो आपको आप ये देखो कि आपको क्या रिक्वायरमेंट है। अगर आपके बिना नोट मेकिंग के भी काम हो रहा है, अगर आप 10 सोर्सेस से रिवाइज कर पा रहे हो तो फेयर इनफ। यूजुअली हर टॉपिक का सबके पास नोट्स नहीं होता है। मेरे 1-2 टॉपिक के नहीं थे, मतलब 1-2 टॉपिक छूट गए थे तो ठीक है, चल जाता है ना, बट मोस्टली मेरे पास नोट्स थे, पर उनने मेरी बहुत हेल्प करी रिविजन में। तो आई वुड एडवाइस ऑल कि आप लोग अपना स्ट्रैटेजी खुद देखो कि आपको ज़रूरत है कि नहीं। आई पर्सनली थिंक कि होने चाहिए। बाकी अगर नहीं भी, कई लोग हैं, आई नो मेनी पीपल हु हैव नॉट मेड फुल फ्लेजेड नोट्स एंड येट हैव क्लैरिफाइड द एग्ज़ाम, बट ऐसे लोग बहुत कम हैं। तो आप अपना देखो कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, क्या आपकी ज़रूरत है। ठीक है, इट शुड बी एविडेंस बेस्ड या डिमांड बेस्ड अप्रोच, है ना। इट शुड नॉट बी एन आउटकम बेस्ड तो होना चाहिए, बट वन साइज फिट ऑल नहीं होना चाहिए। मैनी पीपल आर आस्किंग द प्रॉब्लम ऑफ इंग्लिश। ओके, सो देर आर 2 थिंग्स। या तो आपका हिंदी मीडियम है, UPSC में अगर आपका हिंदी मीडियम है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, प्रीलिम्स में इंटरव्यू आप तीनों हिंदी मीडियम में दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन कई लोग, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि सब लोग इंग्लिश को क्यों बोल रहे हैं। क्या आप लोगों का ऐसा, जगदीश सुतार, आई वांट टू आस्क यू कि क्या आपका हिंदी मीडियम है और आपने इंग्लिश मीडियम से लिखना चाहते हैं मीन्स, इज़ इट लाइक दैट? क्योंकि आई डोंट थिंक कि UPSC में ऐसा कुछ है कि इंग्लिश मीडियम से ही बच्चे निकलते हैं। मतलब ऑफ कोर्स देयर इज़ अ, मतलब अगर स्टैटिस्टिक्स को देखा जाए तो इंग्लिश मीडियम के बच्चे ज़्यादा निकलते हैं, बट इंग्लिश मीडियम के बच्चे ज़्यादा देते भी हैं एग्ज़ाम, ये एक रीज़न है। तो आप चाहें तो, अच्छा इंग्लिश मीडियम है तो आप चाहें तो हिंदी मीडियम से भी दे सकते हैं पेपर। लेकिन अगला क्वेश्चन ये कि अगर आपका हिंदी मीडियम है तब भी आपको इंग्लिश, आपकी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है बट आपको इंग्लिश में तो भी पेपर लिखना है, तो उसको कैसे सुधारें। तो ठीक है, मैं अपना बता देती हूँ। मेरा इंग्लिश बचपन से ही, आई वॉज गुड इन दैट, मतलब आई हैड माई इंग्लिश मीडियम स्कूलिंग, तो मुझे कभी दिक्कत नहीं गई एक्सप्रेस करने में। फिर भी अगर आपको लगता है कि आप इंग्लिश मीडियम से देना चाहते हैं, आई वुड सजेस्ट कि आप डायरी राइटिंग चालू कर दीजिए। उससे आपका ना ऐसे मेंस का भी इम्प्रूव हो जाएगा आंसर राइटिंग, और आपकी इंग्लिश भी इम्प्रूव हो जाएगी। कैसे होगा? दिन भर आपने जो करा, आपका जो मर्जी रोज़ रात में 1 पन्ना, 1.5 पन्ना, 2 पन्ना, जितना आपका लिख लीजिए। तो उसमें आप लिख लीजिए रिफ्लेक्शंस अबाउट सोसाइटी। पर्सनल लाइफ का कुछ करिए मत लिखिए, बिकॉज पर्सनल लाइफ का भी लिख सकते हैं, उससे इंग्लिश इम्प्रूव होगी, लेकिन उससे आंसर राइटिंग में हेल्प नहीं मिलेगी। अगर आप इन जनरल सोसाइटी को लेकर आपका पर्सपेक्टिव क्या है, अंडरस्टैंडिंग क्या, एनालाइज कर रहे हैं चीज़ों को, आसपास जो घट रहा है, ठीक है, द GS थिंग आई एम टॉकिंग अबाउट, तो उससे आपका रिफ्लेक्टिव पावर बढ़ेगा, हाउ एनालाइजिंग थिंग्स विच विल बी रियली हेल्पफुल इन द एथिक्स एंड ऐसे राइटिंग। तो उससे क्या आपका वो भी होगा और आपका इंग्लिश भी इम्प्रूव हो जाएगा। क्योंकि उससे क्या होगा कि आपको बेसिक इंग्लिश तो आती ही होगी, आपको एक्सप्रेस करने में दिक्कत आ रही होगी, तो आप लिखेंगे ना, जब अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करेंगे तो इट विल ऑटोमेटिकली इम्प्रूव।
और अगर स्पीकिंग की बात है, अंडरस्टैंडिंग की बात है, तो यू कैन ऑलवेज वॉच इंग्लिश मूवीज़ और जो भी है, मतलब डॉक्यूमेंट्रीज, एनीथिंग विद द कैप्शंस। तो उससे आपकी वोकेबलरी, ग्रामर, इन सब पे काम हो जाएगा। यू कैन रीड मोर, रीड नॉवेल्स। नॉवेल्स का अगर टाइम नहीं है तो आप इंग्लिश किताबें जो पढ़ रहे हैं उन्हीं से आपका NCERTs पढ़ रहे हैं, उससे इम्प्रूव हो जाएगा। आई थिंक ये बेसिक सटल सटल चीज़ है। यूपीएससी में हाई फाई इंग्लिश नहीं चाहिए होती। लेट मी टेल यू, मेरी इंग्लिश ठीक ठाक है, फिर भी मैं सिंपल इंग्लिश ही लिख के आई हूँ मेंस में, क्योंकि वही चाहिए होता है। आपको कोई बड़े बड़े वर्ड्स नहीं फेंकने होते हैं, थोड़े बहुत कीवर्ड्स होते हैं वो जो आपको उसमें मिल जाएंगे न्यूज़पेपर से। तो आई डोंट थिंक कि इंग्लिश इज़ अ वेरी बिग इशू। और इवन इंटरव्यू आप हिंदी मीडियम से दे सकते हैं। देयर इज़ नो सच, आई थिंक ऐसा कुछ नहीं होता कि हिंदी मीडियम से इंटरव्यू दिया है तो कम नंबर आए हैं, ऐसा कुछ नहीं। तो आप जिसमें भी कंफर्टेबल है वो करिए। सो आई हैव सम मोर क्वेश्चंस। 2024 के प्रीलिम्स को कैसे टैकल करूँ, पैटर्न कंफर्टेबल, ओके, एंड 2025 की स्ट्रैटेजी, ठीक है। सो आई थिंक आई हैव कवर्ड द डाउट्स अर्लियर। आई एम रिमेंबरिंग 2 डाउट्स जो पहले के बच्चे हैं, देन आई विल कम टू दीज डाउट्स। एक तो साइंस एंड टेक का क्वेश्चन डाउट था कि साइंस एंड टेक को कवर कैसे करना है, और एक सोसाइटी का था, GS1 का सोसाइटी का पोर्शन कैसे कवर करना है। सो ओके, सी GS1 का सोसाइटी का पोर्शन जो है, ओके, सो देर इज़ अ क्वेश्चन बाय समर्थ कि सिलेबस बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है, अगर एक चीज़ पढ़ते हैं तो दूसरा भूल जाते हैं। सो समर्थ, आई विल गिव यू वन आंसर फॉर दैट, एंड इट इज़ वेरी सिंपल। जब मैंने आपसे कहा था ना अपने दिन को आप टुकड़ों में बांटो, उस दिन का एक टुकड़ा आप रिवीजन में रख रहे हो। मतलब कि मैंने आज नया सब्जेक्ट चालू किया, पर मैं पुराने सब्जेक्ट को भी रिवाइज साथ साथ में करती चलूँगी। जो मैंने पिछले एक हफ्ते में मान लो कोई सब्जेक्ट पढ़ा था, आज नया सब्जेक्ट चालू किया है, मैंने मान लीजिए हिस्ट्री पढ़ा था, आज जोग्राफी चालू किया, तो मैं आज शाम को 1 घंटा ज़रूर निकालूंगी जिसमें मैंने पुराना है वो एक बार देख लिया। तो वो जो प्रॉब्लम है आगे पार्ट पीछे सब पार्ट वाला सॉल्व हो जाएगा। ऑल्सो देर इज़ अनदर सोल्यूशन टू इट, कि आपको अगर बोर लग रहा है पढ़ने में वही चीज़ वापस से, तो यू कैन व्हाट यू कैन डू इज़, आपने जो एक हफ्ते पहले पढ़ाई की थी ना, मान लीजिए GS1 की पढ़ाई की थी, आज GS2 चालू किया, तो GS1 का आप पेपर उठा लो, मेंस का या फिर उसका प्रीलिम्स का, और सॉल्व करो। तो रिवीजन का सिर्फ एक तरीका नहीं होता कि आप सिर्फ पढ़ो और बार बार पढ़ते रहो। देर इज़ अनदर वे ऑफ रिवीजन, जिसको बोलते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग, इन विच यू रिकॉल। आप अपने ब्रेन को बोलते हो यार जो पढ़ा था वो याद करो। वो कैसे होगा? टेस्ट से। तो आप ब्रेन स्टॉर्मिंग, आंसर राइटिंग, या फिर PYQ टेस्ट, या फिर PYQ सॉल्यूशन, ये सारा कुछ जो है ना, आप उस सब्जेक्ट का, आप वो सब्जेक्ट का मत करो जो अभी कर रहे हो। अगर आपको लग रहा है आप भूल रहे हो, आपने पहले जो सब्जेक्ट पढ़ा था आप उसका कर लो, तो उससे आपका वो वाला सब्जेक्ट अपने आप रिविजन होने लगेगा आपका दिमाग, और आपको खुद समझ में आएगा यार मुझे ना ये वाला टॉपिक याद नहीं हो रहा, तो आप फिर वो टॉपिक रिवाइज कर लेना। तो इससे ये हो जाएगा कि आपको पीछे का भी धीरे धीरे कवर होता चल रहा है। अभी आज मैंने जो सब्जेक्ट किया, मान लीजिए एक हफ्ता GS2 करा, फिर मैं 3rd वीक में GS3 में पहुंची हूँ। मैं GS2 ऐसे ब्रॉड बोल रही हूँ, ऑल्दो इट्स नॉट मतलब आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट उठाइए। 3rd वीक में तीसरा सब्जेक्ट अगर मैंने उठाया, तो मैं 3rd वीक में 2nd सब्जेक्ट जो मैंने था उसको रिवाइज कर रही हूँ, या उसकी PYQs या फिर उसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर रही हूँ, तो उससे मेरा वो भी रिवाइज हो जाएगा। तो ऐसे साथ में रिविजन भी चलता रहेगा, तो ऐसे आप दोनों चीज़ों को हैंडल कर पाओगे। ठीक है, आप बिल्कुल मत सोचिए कि बहुत ज़्यादा हेक्टिक है, बहुत ही मतलब आसान है। मैं इसलिए नहीं बोल रही क्योंकि क्लियर कर लिया। आसान का मतलब ये है कि UPSC ने ऐसा नहीं बोला है कि वी विल आस्क यू एनीथिंग, ऑफ कोर्स दे कैन आस्क एनीथिंग, दे डू आस्क, बट देन दे हैव गिवन अ सर्टेन सिलेबस, स्टिक टू इट। यार आई थिंक 2 पन्ने का सिलेबस है ना, उस 2 पन्ने को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। उसके अलावा जो भी क्वेश्चन अगर आएगा तो आप जो पहले पढ़ा है उससे लिंक करके लिख दीजिए आंसर। सिंपल सा फंडा है यार। तो ऐसा सोचने का बिल्कुल मत वो सोचो कि यार इतना सारा है कैसे होगा, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। कितना भी सारा हो, अगर आप उसको टुकड़ों में बांट लोगे और आपने डिवाइस कर दी, आपने सोच लिया कि इस टुकड़े को आप करना है, इसको आप करना है, तो आपका सारा सिलेबस कवर हो जाएगा। और उसको साथ साथ में रिविजन, पैरेलल रिविजन भी करेंगे जैसा मैंने अभी बताया था। ठीक है, तो ऐसे आपका सॉल्व हो जाएगा। आई थिंक आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। देन उसके अलावा हाँ, आई वाज आंसरिंग द GS1 वाला क्वेश्चन कि कैसे कवर करना है सोसाइटी को। सोसाइटी ओके, आई विल कम टू योर क्वेश्चन प्रिया, जस्ट गिव मी अ मिनट, आई हैंडल दिस आंसर क्वेश्चन। तो GS1 का सोसाइटी कैसे कवर करना है, आप कोई सा भी सोर्स उठा सकते हैं। मुझे कुछ लोगों ने NCERT बोला, जो कि मुझे नहीं, आई डेंट लाइक इट, आई डेंट लाइक द NCERT सोसाइटी। मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा इनपुट दे रहे हैं, आउटपुट बहुत कम निकल रहा है।
यू कैन स्किप द एनसीईआरटी ऑफ सोसाइटी। आप क्या कर सकते हैं, किसी भी कोचिंग के नोट्स उठा सकते हैं। मैंने बाजीराम और विजन इन दोनों कोचिंग के नोट्स उठाए थे, दोनों को पढ़ा और दोनों को क्रिस्प करके थीम वाइज 2-2 पेज में 3-3 पेज में लिख लिया। एंड यू नो हाउ टू गो अबाउट इट। आप टॉपिक देखिए, टॉपिक में मान लीजिए PWD टॉपिक है ना, तो आपको क्या क्या करना है, इंट्रोडक्शन के 2-3 है ना, 1 या 2 या 3 पॉइंट्स हो जाएंगे कि करेंटली इंडिया में 2.1% ऑफ द पॉपुलेशन इज PWD। तो ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया। ओके सलीम, आई कम टू योर क्वेश्चन इन अ वाइल। ठीक है, तो हाँ, व्हाट आई वाज सेइंग कि ओके मैं भूल गई मैं क्या बात कर रही थी। हाँ ओके, सोसाइटी। तो आपने स्टैटिस्टिक्स लिख लिए 2-3, फिर आपने कुछ जो PWD उसके कि क्यों, वाई PWD एग्जिस्ट, देन हाउ वाई आर दे अंडर प्रिविलेज्ड या मार्जिनलाइज्ड, उसको भी पॉइंट और ऐसे फ्लो चार्ट में मैंने पॉइंट्स में लिख लिया और हर चीज़ का एक एक सब्सटेंशिएशन, कुछ एग्जाम्पल, कोई केस स्टडी डब्बा बना के बगल में लिख लिया। फिर कैसे उनकी सोल्यूशंस कर सकते हैं, क्या ऑलरेडी इनिशिएटिव्स हैं, ऐसे मैंने बांट दिया 4-5 हेडिंग्स में। और मैंने 2 या 3 पेज में नोट्स बना लिए इस चीज़ के। एंड एग्जिस्टिंग लॉ के PWD एक्ट के प्रोविजंस लिख लिए। ठीक है, इस प्रकार से मेरा 3 या 4 पन्ने, ये मैं ज़्यादा बोल रही हूँ, मेरे ऑलरेडी इससे कम, मेरे 2 पेज से ज़्यादा नोट्स नहीं थे किसी भी टॉपिक के, बट 2 पेज आई मीन दिस 1-2 मतलब 1-2 मेरे मोस्टली इतने में ही कवर थे, क्योंकि उस ज़्यादा नहीं याद रहता और नहीं लिख पाते। उसी चीज़ को कैसे अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप आंसर शीट में, वो ऑफ कोर्स आपके हाथ में। मेरे आई नो दिस वेल कि मैं गिवन नॉलेज को कैसे रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। तो मैंने हर चीज़ के 2 या 3 पेज के नोट्स बनाए थे। सोसाइटी में आपको यही करना है, और किसी भी टॉपिक में आपको यही करना है कि अंडरस्टैंड करो कि क्या क्या थीम्स पूछ रहे हैं, उसके अंदर रीज़न, सोल्यूशन, एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म्स, वे फॉरवर्ड, उसको लिख लिया एंड देन इनफ ऑफ इट। ठीक है, आई थिंक आई आंसर दिस क्वेश्चन ऑफ GS1। देन देर इज़ अ क्वेश्चन ऑफ साइंस एंड टेक कि उसको कैसे कवर करना है। साइंस एंड टेक इज मोस्टली कंटेम्प्रेरी अफेयर्स, इट्स नॉट करेंट अफेयर्स। विद दैट आई मीन ऐसा नहीं होता कि आज इस 2024 का प्रीलिम्स मुझे देना है अगर, तो 2023 से 2024 के बीच में ही कुछ नया है, बहुत रेयर होता है। यूजुअली जनरली चल रही होती है, मतलब कि जैसे बिग डेटा हो गया, AI हो गया, सोलर फ्लेयर हो गया, ये टॉपिक्स आपके 2-3-4 साल से चल रहे हैं, है ना। तो आपको क्या करना है, आपको निकालने हैं वो टॉपिक्स अपनी अंडरस्टैंडिंग से। कैसे निकालेंगे, एक तो PYQ इज़ द की। अपार्ट फ्रॉम दैट आप पिछले साल की कोई सी मैगजीन उठा लीजिए, आपको अभी करना है तो मान लीजिए आपने विजन का PTC सिस्टम उठा लिया पिछले साल की, मोर और लेस आपके सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। ग्रेविटेशनल वेव्स हो गया, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, आपने मैं भी टेक्नोलॉजी की बात कर रही हूँ यहाँ पे, टेक्नोलॉजी के आपके मोर और लेस सारे टॉपिक्स, क्रिप्टो करेंसी हो गया, तो वो कवर हो जाएंगे। आपको हर टॉपिक की ना बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ये चीज़ होती क्या है, क्रिप्टो करेंसी होती क्या है और ये काम कैसे करती है, इसके रिस्क क्या है और इसके बेनिफिट्स क्या हैं, और इस पर एग्जिस्टिंग क्या मेजर्स या मैकेनिज्म्स है। तो टेक्नोलॉजी आपका पोर्शन ऐसे कवर हो जाएगा, मोर और लेस PTF एंड मेथ 65 से कवर हो जाएगा। दिस इज हाउ यू शुड गो अबाउट टेक्नोलॉजी। नाउ कमिंग अबाउट द साइंस पार्ट, तो आई एम अ साइंस स्टूडेंट, आई हैड फिजिक्स केमिस्ट्री गुड, मतलब तो आई डिड नॉट रीड द फिजिक्स एंड केमिस्ट्री NCERT, आई रेड बायोलॉजी NCERT ऑफ 6 to 8। 9th and 10th आई एम नॉट एबल टू रिकॉल मैंने पढ़ा था कि नहीं, आई थिंक पढ़ा था, बट पढ़ा होगा। आई थिंक 6 to 10 बायोलॉजी NCERT मैंने पढ़ा था, जिससे कि मेरे बेसिक्स रिवाइज हो जाए। वायरस क्या होता है, एनिमल और प्लांट सेल का फ़र्क क्या होता है, ये बेसिक चीज़ें होती है ना, तो वो मैंने उससे करा था। आप लोग फिजिक्स वगैरह भी देख सकते हैं अगर आपका अच्छा नहीं है तो साइंस पार्ट वैसे कवर हो जाएगा, PYQs हो जाएंगे, और टेक्नोलॉजी पार्ट करंट अफेयर्स हो जाएगा कवर, या फिर न्यूज़पेपर, या फिर लास्ट ईयर का मेन से PTC 65। आई थिंक इससे आपका मोरलेस कवर हो जाना चाहिए। ठीक है, आई थिंक आई आंसर दिस क्वेश्चन। सो देर इज़ अनदर क्वेश्चन किसी का था, फ्लैट फुट का दिक्कत होगा या नहीं। सी इट डिपेंड्स अपॉन, यार ये बहुत आगे की बात है, आप चिंता मत कीजिए। पहली बात तो ये मेडिकल में होता है विच इज़ आफ्टर द इंटरव्यू, और ये हॉस्पिटल से हॉस्पिटल वैरी करता है कि कौन सा हॉस्पिटल स्ट्रिक्ट है कौन सा नहीं है, और कुछ सर्विसेज में अलाउ करते हैं, कुछ सर्विसेज में नहीं करते हैं। तो आई थिंक वो तब आप बाद की बात है, सो अभी आप उससे मत सोचिए, अभी आप तैयारी पे ध्यान दीजिए। देन देर इज़ अनदर क्वेश्चन, पोस्ट कौन सी मिलेगी फ्लैट फुट में। आई थिंक IPS इज़ नॉट अलाउड जहाँ तक मुझे पता है। बाकी ये चीज़ पता करना, आई थिंक मैं मुझे भी पता करना पड़ेगा, आई हैव नॉट मच आइडिया अबाउट इट। देन अनदर क्वेश्चन, ठीक है, समर्थ इज़ राइटिंग कि he is putting a lot of hours in the preparation,
एंड स्टिल ही थिंक्स दैट इट इज़ फार फ्रॉम द रीच। तो यार आई थिंक कि यही वाली बात है, एग्जाम इज़ फार फ्रॉम माई रीच जो है ना, ये आपका जो दिमाग में है ये आपको और गैप क्रिएट कर रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको खुद दिमाग में ये चीज़ हटा देनी चाहिए कि इट्स फार फ्रॉम योर रीच। सी एवरीथिंग इज विद इन योर रीच, ओनली यू हैव टू अटेन दैट। ठीक है, आपको अपने पोटेंशियल को हार्नेस करना है। जैसे सोलर सन का हम बोलते, सोलर एनर्जी इतना सारा है, हम उसी को अगर हार्नेस कर लें तो सब जगह लाइट्स आ जाएंगी। तो वी हैव इन्फिनिट पोटेंशियल, वी ओनली हैव टू हार्नेस इट। अगर आप स्ट्रेटेजिकली कवर कर रहे हैं, पीवे की उसको अच्छे से एनालाइज कर रहे हैं, आपका स्ट्रैटेजी अच्छा है, आप रेक्टिफाई कर रहे हैं कि एवरीवन मेक्स मिस्टेक्स। अगर आप मिस्टेक करके उसको ठीक भी कर रहे हैं, ठीक करना इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर आप ये सब करते चले जा रहे हैं, धीरे धीरे आप एक कदम आगे बढ़ रहे हैं अपने गोल के लिए, तो आप ऐसा भूल जाइए कि ऐसा फार फ्रॉम माई रीच है, इट इज़ डेफिनेटली विद इन योर रीच। कमिंग टू द हेल्थ पार्ट, आई विल रियली से कि फोकस ऑन इट। मैंने बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ किया था अर्लियर, बट आई रियलाइज इट लेटर कि आई शुड नॉट हैव। तो आप रोज़ आई थिंक आधा या 1 घंटा आपने उसके लिए भी निकाली, फिजिकल हेल्थ के लिए। यू कैन वॉक, यू कैन डू एक्सरसाइज और एनीथिंग। डाइट को बहुत इंपॉर्टेंट, आई नो फिजिकल हेल्थ का उस पर भी बहुत इफेक्ट होता है आपकी मेमोरी रिटेंशन पे, मेंटल हेल्थ पे। तो आप अपने डाइटरी पैटर्न्स को बहुत अच्छे से फॉलो करिए, जैसे कि हैव मोर फ्रूट्स एंड फ्लूइड्स एंड ऑल। ठीक है, तो उससे आपका ना पढ़ाई में भी ज़्यादा फोकस लगेगा और आपके हेल्थ इश्यूज़ नहीं होंगे, तो आप ज़्यादा ऑप्टिमम तरीके से अपने पढ़ाई पे काम कर पाएंगे। तो मैं सबको बोलूँगी कि अपने हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल मत करिए। देन अदर क्वेश्चंस, प्रिया हैड सेड कि जीएस तो इंग्लिश में लिख लेती है क्योंकि उसमें पॉइंट होना पड़ता है, बट देन ऐसे इंग्लिश में नहीं हो पाता है। प्रिया, आई वुड टेल यू दिस, आई एम रियली सेइंग दिस, ऐसा बहुत बड़ा मिथ है कि ऐसे में बहुत अच्छी इंग्लिश चाहिए होती है। सी वोकेबलरी की अगर मैं बात करूँ, अगर आपकी वोकेबलरी बहुत अच्छी नहीं है तो भी आराम से काम हो जाएगा, है ना। वोकेबलरी का कोई बहुत ज़्यादा एसेंशियल नहीं होता कि आप बड़े बड़े टफ वर्ड्स फेंको। इट्स ओके अगर आप नॉर्मल इंग्लिश लिख रहे हो। एंड इम्पॉर्टेंस इज फ्लो, जो आपने बोला ना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड फ्लो कम्स मोर फ्रॉम एक्सप्रेशन रादर देन लैंग्वेज। तो आई विल टेल यू दिस कि पहली बात तो एक्सप्रेशन आना चाहिए, आपको अपनी बात कहना आनी चाहिए बस। और वो कहना कैसे सीखेंगे, मैंने आपको बताया ना, आप डायरी राइटिंग कर सकते हैं। आप रोज़ का जब 1-2 पन्ना लिखेंगे ना, तो आपको अपने आप एक्सप्रेशन आ जाएगा। और फ्लो क्या होता है, फ्लो का मतलब इंग्लिश नहीं होता। फ्लो का मतलब क्या होता है कि आपने एक पैराग्राफ लिखा, दूसरा पैराग्राफ को जैसे देयर इज़ अ म्यूज़िक, आप एक सुर से दूसरे सुर में जाते थे, ट्रांजिशन होता है, आपको पता नहीं पड़ता कब ट्रांजिशन हो गया। सेम इज़ विद द आंसर ऐसे राइटिंग, व्हेन यू आर राइटिंग वन पैराग्राफ एंड व्हेन यू आर रीचिंग टू अनदर पैराग्राफ, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि शिट यार ये क्या चालू हो गया। वो इट शुड बी लॉजिकल वे फॉरवर्ड, है ना। जब आप एक काम करिए प्रिया, आप ना जब एडिटोरियल्स पढ़ते हो, आप थीम या फिर जो नॉलेज है वो पार्ट तो ठीक है, आप कोशिश करो। जैसे मैंने ये काम किया था, जब मैं एडिटोरियल्स पढ़ती थी, मैं ये बहुत अच्छे से नोटिस करती थी कि जो पर्सन इसने एडिटोरियल लिखा है, उसने चालू कैसे किया है, उसने कैसे लिंक करा है 2 पैराग्राफ्स को, उसने कौन कौन से कनेक्टिंग वर्ड्स यूज़ करे, जैसे कि मोर ओवर, दिस इज़ ट्रू, हाउ एवर, बट द क्वेश्चन अराइजेज दैट। सो दिस स्मॉल वर्ड्स कैसे नए इशू पे अगर शिफ्ट होना था तो वो कैसे शिफ्ट किया, ठीक है। उसको कुछ नई बात कहनी थी तो उसने कैसे फ्लो बनाया। तो मैंने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया पढ़ के, एडिटोरियल्स को पढ़ के। एंड उसने एंड कैसे किया, एब्रप्ट एंड नहीं होना चाहिए इससे का, कैसे वो कंक्लूजन कि अगर लास्ट पैराग्राफ कंक्लूजन है तो सेकंड लास्ट पैराग्राफ क्या होना चाहिए, थर्ड लास्ट अगर मान लो मैटर है तो वो कंक्लूजन और मैटर का जो कनेक्टिंग चीज़ है वो सेकंड लास्ट पैराग्राफ होगी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ना कैसे अंडरस्टैंड करोगे आप पढ़ के। और अगर आपको एक्सप्रेशन आता है अपनी बात को कहना, तो वो आप दिमाग से निकाल दीजिए कि इंग्लिश बहुत हाई फाई होना चाहिए। अगर इफ़ यू आर जस्ट एबल टू एक्सप्रेस योर सेल्फ इन इंग्लिश, इट इज़ सफिशेंट। एंड हाउ यू कैन बिल्ड इट, यू कैन डू डायरी राइटिंग डेली, ठीक है। और अगर आपको तब भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो आप कोशिश करिए कुछ इंग्लिश में आप थोड़ा बहुत बोल लें किसी से, तो उससे आपको थोड़ा और कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ओके, आई थिंक आई हैंडल योर क्यूरी। नाउ अनदर क्वेश्चंस आई विल कम। सौरभ शर्मा ऑल्सो हैव दिस इंग्लिश आंसर, इंग्लिश राइटिंग प्रॉब्लम। आई थिंक आप सभी को अगर इंग्लिश राइटिंग का इशू है तो आप बस लिखना चालू करिए, एक्सप्रेशन चालू करिए, आपस में चेक करिए, एक दूसरे 2-3 का पीयर ग्रुप बना लीजिए। आपस में आप जब चेक करेंगे ना तो आपको बेहतर समझ में आएगा कि क्या होता है, क्या होना चाहिए और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। और उस सेम क्वेश्चन को करिए जो टॉपर्स कॉपी उठाइए, उसी क्वेश्चन को पहले खुद सॉल्व करिए, फिर दोस्तों का देखिए और फिर टॉपर का देखिए। तो आप जब
एनालिसिस करेंगे ना, कंपैरेटिव एनालिसिस, तो आपको समझ आ जाएगा कि ये ऐसे भी किया जा सकता था, ठीक है। नाउ अमन, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट आई, मतलब मैंने बताया था कि मेरा 4th अटेम्प्ट था, और माई एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस आर, आई डिड माई इंजीनियरिंग फ्रॉम फ्रॉम भोपाल RGPV यूनिवर्सिटी, एंड आफ्टर विच I did UPSC 3 attempts. I took a drop, and in the 4th attempt, during my 4th attempt, I was also doing masters in social work from DU, Delhi School of Social Work, which has just been completed. What are the other queries? मैं भूल रही हूँ, आप लोग फिर से पोस्ट कर दीजिए अगर जिसकी भी और कोई क्यूरीज है. स्ट्रैटेजी, ओके, आई कम टू इट. सी, ठीक है, 2024 का स्ट्रैटेजी और 2025 का स्ट्रैटेजी, ये 2 क्वेश्चंस हैं, हम इन पे आ जाते हैं. तो ठीक है. सो प्रीलिम्स कैसे टैकल किया, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि सी, जो पोस्ट प्रेफरेंसेस हैं यार, ये सब बहुत बाद की बात है, आप लोग इस चीज़ पे बाद में आइएगा जब आपका मेंस क्लियर हो जाए. अभी के लिए आप तैयारी करिए. माय प्रेफरेंसेस वर ऑफ कोर्स फर्स्ट IAS, देन IPS, देन IRS, IRS कस्टम्स, देन IRS IT, एंड देन IFS. ओके, सो कमिंग टू द स्ट्रैटेजी पोर्शन. सो सी, अगर आप 2024 का अटेम्प्ट दे रहे हैं, इट्स ऑलरेडी विच मंथ, इट्स जुलाई, है ना, और आपका कब है अगला प्रीलिम्स, आई थिंक मई या जून में होगा. इट्स ऑलमोस्ट 1 ईयर. तो आपको क्या करना है, मैं इस चीज़ को थोड़ा देर पहले भी एड्रेस किया था इन अ पार्शियल मैनर, आई कम टू इट अगैन. तो आप यू कैन बिगिन विथ, अगर ये फर्स्ट अटेम्प्ट है आपका, यू बिगिन विथ योर NCERTs. फर्स्ट रीडिंग जितना जल्दी हो सके कंप्लीट करिए. विथ जल्दी आई डोंट मीन कि आपको पता भी नहीं आप क्या पढ़ रहे हो, आप पढ़ो, मतलब, पर ये कि टाइम वेस्ट नहीं करना उसमें, ठीक है. 26 मई को है ना. सो व्हाट यू हैव टू डू इज़ कि आप उसको जैसे एक दिन में, मतलब आप एक दिन में 3-4 NCERT, अगर हम 6, 7, 8 की बात कर रही हूँ ना, बहुत ही आसान होती है, आप बहुत जल्दी कर सकते हैं कवर. तो आप 6 से 10th NCERT तो आप बहुत ही आराम से फटाफट पढ़ लीजिए. उसके बाद आपको 11th 12th NCERT आराम से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है. तो अगर आप 6, 7, 8 की बात करें तो आई थिंक 1 हफ़्ता, ठीक है. उसके बाद अगर 1 हफ्ते में नहीं हो रहा है तो 1.5 हफ्ता कर दीजिए, उससे ज़्यादा आई डोंट थिंक देना चाहिए. अगर आप उससे भी ज़्यादा दे रहे हैं तो देन साथ में पैरेलली कुछ और ऐड कर दीजिए, ठीक है. तो आई थिंक बिगिन विद द NCERT, तो 6 to 10th, देन गो विद 11th 12th. और 11th 12th आपने चालू किया, अभी मैंने बोला था कि 2.5 महीने से ज़्यादा नहीं देना चाहिए मेरे ख्याल से. उसके बाद जो आप उसके बाद गो फॉर स्टैंडर्ड बुक्स, एंड पैरेलली ऑल्सो डू द PYQs, एंड ऑल्सो बिगिन द ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड आंसर राइटिंग. तो धीरे धीरे आप ये चालू करिए. जब आपका 1 टाइम पूरा सिलेबस कवर हो जाए और आपका साथ में PYQs और आंसर राइटिंग हो जाए, जैसे ही हो जाए आपको साथ में ऑल्सो देयर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आई फॉरगॉट टू ऐड, ऑप्शनल के बिना तो कैसे ही होगा. तो ऑप्शनल कब करना है आपको, पहले तो आपको डिसाइड करना है अपना ऑप्शनल क्या चूज़ करना है. अगर आपका ऑप्शनल तैयार है, मतलब आई डोंट नो कि आप लोग किस लेवल पे हैं अभी एग्ज़ाम के, तो ऑप्शनल की जो रीडिंग है वो साइमल्टेनियसली चलेगी. आप अगर आप मान लीजिए आज से चालू कर रहे हैं तैयारी, ठीक है. अगर आप ठीक है, देयर इज़ अ क्वेश्चन कि ऑप्शनल कैसे लिया जाए, पहले मैं इस पर एड्रेस कर देती हूँ, देन आई विल गो अबाउट इट कि कैसे पढ़ना है. तो सी, ऑप्शनल का क्या सीन रहता है, 2-3 चीज़ें कि ऑप्शनल, पहले तो आपका बैकग्राउंड क्या है, ठीक है, मतलब 2-3 चीज़ों से मैपिंग होती है कि आपका ऑप्शनल क्या हो सकता है, आपका बैकग्राउंड क्या है, आप किस चीज़ में अच्छे हैं. फिर सेकेंड थिंग इज़ कि आप के पास रिसोर्सेज अवेलेबल क्या है, ठीक है. तो क्या रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, जैसे कि किस सब्जेक्ट में, जैसे कि अभी साइकोलॉजी में बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है. मेरे जो फ्रेंड्स हैं जिनने साइकोलॉजी ऑप्शन लिया है, दे से कि दे डोंट हैव गुड टेस्ट सीरीज इन द मार्केट. तो ऐसे रिसोर्सेज क्या अवेलेबल है, क्या क्या टेस्ट सीरीज अवेलेबल है. उसके अलावा देयर इज़ वन मोर थिंग कि कौन से ऑप्शनल में अच्छा नंबर आता है, ठीक है. ऐसा है कि कई लोग कहते हैं कि क्या ही फ़र्क पड़ता है, कुछ भी ले लो. आई थिंक प्रैक्टिकली स्पीकिंग व्हाट आई हैव सीन इन माय फ्रेंड्स एंड अराउंड, कुछ ऑप्शनल जो है वो होते हैं स्कोरिंग, और कुछ लेस स्कोरिंग होते हैं, और कुछ में रिस्क ज़्यादा होता है, कुछ में रिस्क कम होता है. जैसे कि एग्जांपल ले लें, ज्योग्राफी एंड मैथ्स. ये ऑप्शनल ऐसे हैं कि
आप यूजुअली कम बच्चे सिलेक्ट होते हैं इनमें से, और होते हैं तो बहुत ही अच्छे नंबर आते हैं। जैसे मैथ्स में तो बहुत ही हाई आते हैं या तो बहुत ही ख़राब आते हैं। तो अगर आप उतना रिस्क लेने को तैयार हैं, तो आप उतना रिस्क लेने को तैयार है तो ही इन ऑप्शन इस ऑप्शन पे जाइए, अदरवाइज मत जाइए। और ज्योग्राफी हो गया, ज्योग्राफी में यूजुअली ना कम स्कोरिंग है, मतलब कम नंबर मिलते हैं। फिलोसफी आई थिंक, हाँ, काफ़ी बच्चों का फिलोसफी होता है एंड दे स्कोर वेल इनफ। सो ओके, सो मन आई कम टू क्वेश्चन इन अ वाइल, एग्जाम्पल फॉर मीन्स। ठीक है, तो हाँ, तो ऑप्शन को ऐसे देखना है कि किस में नंबर अच्छे आ रहे हैं, विद दैट आई मीन कि किस में, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस है, मेरा माई ऑप्शन इज पॉलिटिकल साइंस। सो पॉलिटिकल साइंस हो गया, एंथ्रोपोलॉजी हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, ये कुछ ऑप्शंस ऐसे बहुत कॉमन है, बहुत फेमस है, इनके रिसोर्सेज भी हैं, स्कोरिंग भी हैं, तो ये बच्चे, और ये आसान भी हैं, तो बच्चे ले लेते हैं इनको। ठीक है, उनमें भी कुछ कुछ फ़र्क है, वो आप अंडरस्टैंड कर लीजिएगा, या फिर हम अलग से डिस्कस कर लेंगे इस पर। तो आपको इन चीज़ों से ये चीज़ें मैप करना है, आपको PYQs देखना है, आपको सिलेबस देखना है, आप पहले तो छाट लो कि यार ये 2 या 3 या 4 इन चीज़ों में मैं ले सकता हूँ या ले सकती हूँ। फिर उनके आप पर्टिकुलर, और वो जो 4-5 छाटोगे ना, वो शुड बी बेस्ड ऑन अपॉन योर इंटरेस्ट। डोंट टेक एनी ऑप्शन इन विच यू आर जीरो इंटरेस्ट, बिकॉज आपको वो ऑप्शनल ना ऐसे इट विल बिकम अ पार्ट ऑफ यू। इफ़ इट डज़ नॉट, यू विल नॉट बी एबल टू क्रैक, क्योंकि बहुत सारा याद करना होता है, ऑप्शन में रटना होता है, और स्कॉलर्स हो गए, फार्मूलाज हो गए, इफ़ यू हैव टेकन द साइंस एंड टेक वाले ऑप्शन। तो आपको वो ऑप्शन पहले तो इतने सारे में से 4-5 ढूंढ लो जिसमें आपका थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है। उन 4-5 में से भी आप इन चीज़ों पर ध्यान दो कि रिसोर्सेज किसके अवेलेबल हैं, टेस्ट सीरीज किस कौन सी स्कोरिंग है, कितना सिलेबस है, PYQs कैसे, एक बार सारा एनालाइज कर लो। और फिर और आपके स्ट्रीमलाइन हो जाएंगे, 1 या 2 या 3। उनको आप एक काम करिए, 4-4 दिन, 5-5 दिन, एक हफ्ता, हर ऑप्शन, अगर आपने दो पे आ गए, 3 पे आ गए, तो उनका थोड़ा सा पढ़ना चालू करिए, किस में ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तो ऐसा करके आप यू कैन गो टू योर ऑप्टिमम ऑप्शन। जैसे ही आप डिसाइड कर लें, देन देयर इज़ नो गोइंग बैक, फिर चालू हो जाओ। फिर आपको क्या करना है, यू हैव टू, ऑप्शन शुड बिकम अ पार्ट ऑफ यू। ऐसा लगना चाहिए कि भाई तुम तो उसके सबसे ज़्यादा स्कॉलर पर्सन हो। तो वो कैसे होगा, यू विल रीड इट अगेन एंड अगेन, फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, आई थिंक 3 रीडिंग्स तो होनी ही चाहिए ऑप्शनल की। एंड ऑप्शनल का नोट मेकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू मी। ऑप्शनल का नोट मेकिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि ऑप्शनल में आपको स्कॉलर्स कोड करने होते हैं, ऑप्शनल में आपको कीवर्ड्स डालने होते हैं, ऑप्शनल में आपको चीज़ें पेपर 1 पेपर 2 लिंक करना होता है। ठीक है, तो ऑप्शनल में आई थिंक नोट मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इसलिए आपको उसके लिए, जब मैं दिन में घंटे बांटने की बात कर रही थी, तो यहाँ पे ये दिया जाएगा, जैसे ही आपका GS का फर्स्ट रीडिंग ख़त्म होगा, अगर आपका ऑप्शनल भी आपने डिसाइड कर लिया है, तो आप रोज़ एक, या आई थिंक 1 घंटा तो बहुत ही कम है, 2 घंटा निकाल सकते हैं मिनिमम ऑप्शनल रीडिंग के लिए। तो आप ऑप्शनल की रीडिंग भी चालू कर दीजिए, कोशिश करिए कि 2 या 3 महीने में ऑप्शनल की रीडिंग ख़त्म हो जाए। उसके बाद आप यू बिगिन विद द नोट मेकिंग थिंग, एंड ऑल्सो सी दैट विल ऑल्सो गो साइमल्टेनियसली विथ योर PYQs ऑल्सो। आप PYQs देख रहे हैं कि इस टॉपिक में, जैसे कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, मेरा PSR में एक टॉपिक है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, अब उसमें कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसमें बहुत बेसिक थे कि इंडियाज़ विजन ऑफ द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। अब वो 4-5 बार ना यही क्वेश्चन पूछ रहा था, तो मैंने फिर वही तैयार कर लिया था एक पेज में, या फिर ठीक है उसी को हाईलाइट कर लिया था। तो इस प्रकार से मैंने PYQs के बेसिस पे अपना नोट मेकिंग चालू वो कर दिया। ठीक है, तो सेकंड रीडिंग में नोट मेकिंग मैंने करी थी, और थर्ड रीडिंग में मैंने वो स्टिकी नोट्स होते हैं ना, छोटे छोटे इतने, ऐसे आई थिंक इतने बड़े स्टिकी नोट्स, ठीक है, सी दिस मच, इतने बड़े, मैंने इस पे एक टॉपिक लिखा और उसके सिर्फ स्कॉलर लिख लिए, और सिर्फ कीवर्ड बस, या फिर एक पॉइंट, मतलब वो मैंने पूरे अपने लाइब्रेरी में चिपका दिए थे। तो उससे ये हुआ कि मुझे स्कॉलर्स जो है वो रट गए थे एंड तक, मैं रोज़ पढ़ती थी उस चीज़ को। तो फर्स्ट रीडिंग में मैंने ऐसे ही पढ़ा, सेकंड रीडिंग में मैंने नोट मेकिंग करा, थर्ड रीडिंग में मैंने और शॉर्ट करके लिख दिया था सामने। ठीक है, तो ये मेरी स्ट्रैटेजी थी। तो आप ना ये सब काम करेंगे, लेकिन प्रीलिम्स के 3 महीने पहले तक ये सब बंद हो जाना चाहिए, क्योंकि प्रीलिम्स के 3 महीने पहले ना सिर्फ प्रीलिम्स पढ़ाई होती है, उस देन यू डोंट हैव टाइम फॉर द मेंस प्रिपरेशन। ओके, तो आई थिंक दैट इज़ हाउ यू शुड गो अबाउट इट। अगर 2024 का अटेम्प्ट दे रहे हैं, अगर 2025 का अटेम्प्ट दे रहे हैं, तो आप टुकड़ों में बांट सकते हैं अपने काम को, कि आप ओके अमन, आई विल कम टू योर क्वेश्चन डिजिटल नोट मेकिंग वाला। ठीक है, सो अगर आपको 2025 का अटेम्प्ट है, तो यू हैव लग्जरी ऑफ टाइम। सो व्हाट यू कैन डू इज़ कि आप एक चीज़ को इफ़ यू हैव 2024 का अटेम्प्ट,
तो आपके पास समय हमेशा कम पड़ जाएगा, क्रंच होगा, तो आपको कुछ चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ेगी। अगर आपका 1 साल और है तो आप हर चीज़ को, मैं कहूँगी कि समय को थोड़ा बढ़ा दें और अच्छे से करें चीज़ें, कॉम्प्रोमाइज़ करने की बजाय। और आपका जो आंसर राइटिंग है और ये सब है, आई थिंक ये भी आप धीरे धीरे चालू कर ही दें। टेस्ट सीरीज आप अगले साल लगा सकते हैं चाहे तो, अगर अभी आप पढ़ाई पे फोकस करें और सेल्फ आंसर राइटिंग पे काम करें तो। आई थिंक जो लोगों का 2025 का अटैम्प्ट है वो लोगों के लिए मैं बोल रही हूँ। ओके, सो देर आर अदर क्वेश्चन आई विल कम, जैसे कि एग्जाम्पल्स कहाँ से इकट्ठा करें, एक क्वेश्चन था ऊपर। तो आई विल टेल दैट, मैंने जो न्यूज़पेपर की बात बताई थी ना, न्यूज़पेपर की नोट मेकिंग जो है उसमें ही मैंने एग्जाम्पल्स लिखे थे। सो जब मैंने आपको एग्जाम्पल दिया भी था कि कुछ मुझे अच्छा मिल गया, कोई सिलेबस का कीवर्ड है उससे रिलेटेड मुझे कुछ नया कुछ मिल गया कि देयर वॉज अ बिल्डिंग विच वॉज रिसेंटली डिमोलिश्ड बिकॉज इट वायलेटेड CRZ, ये आया था पेपर में, ठीक है। तो अब मैंने उस चीज़ को लिख लिया। तो जब CRZ यानी कोस्टल रेगुलेशन जोन, जब उस पर कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं उस चीज़ से इंट्रोडक्शन चालू कर दूँगी, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स यूजुअली कहाँ से मिलेंगे, न्यूज़पेपर से, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली, आप जो स्टार्टअप पढ़ाई कर रहे हैं, आपके अगर किसी अच्छी जगह से पढ़ रहे हैं, अच्छे सोर्सेज, उसमें भी कुछ कुछ हो जाता है। और एथिक्स के एग्जाम्पल तो आपको न्यूज़पेपर से ही मिलते हैं मोस्टली। उसके अलावा एथिक्स के एग्जाम्पल्स आपको डेली लाइफ से मिल सकते हैं, आपके खुद के जीवन को आप एनालाइज कर लो, आप अगर नॉवेल्स पढ़ते हो उससे उठा लो, मूवीज़ से उठा लो। तो ऐसे में भी आप ना, तो ये एग्जाम्पल्स तो ऐसा है कि कहीं से भी उठा सकते हैं, अगर ऐसे और एथिक्स की बात चल रही है तो। महाभारत से उठा लो, पंचतंत्र से उठा लो, बाइबल से उठा लो, कहीं से भी उठा सकते हो एग्जाम्पल्स, तो आपकी क्रिएटिविटी पर है, ठीक है। और अब आप बोलोगे कि टाइम नहीं उतना, बिल्कुल है टाइम। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो ना, तो न्यूज़पेपर के साथ आपका मोस्टली कवर हो जाएगा। अगर आप इंस्टाग्राम भी चला रहे हो तो इंस्टाग्राम में कुछ अच्छे पेज, जैसे कि बेटर इंडिया, द बेटर इंडिया, आई वॉज फॉलोइंग दैट पेज, और उसमें ना बहुत अच्छे अच्छे इनोवेटिव कुछ कर रहा है। किसी ने 100 पेड़ लगा के अपना वो बना दिया, एक बेटर कोई विलेज है जो हर बच्ची के पैदा होने पे पेड़ लगाता है। ऐसा कुछ मुझे ना इंटरेस्टिंग मिल जाता था, तो मैं लिख लेती थी। पर मैं ऐसे ही डे वाइज नहीं लिखती थी। मैंने अगर एथिक्स के एक वर्ड में लिखा रखा है काइंडनेस या एम्पैथी, उसमें मैं उस पेज में मैं वो एग्जाम्पल डाल देती थी, जिससे कि जब एंड में मैं रिवाइज़ करूँ तो मेरे पास सब कुछ एक जगह इकट्ठा हो जाए। एम्पैथी के ये एग्जाम्पल्स है, EI के एग्जाम्पल्स है, ठीक है, हार्मनी विद नेचर की एग्जाम्पल्स है, ऐसे। तो आई थिंक आई आंसर दिस क्वेश्चन ऑफ योर्स। देन कमिंग टू द नोट मेकिंग, डिजिटल या फिर पेपर, तो यार दिस इज़ टोटली अप टू यू। सी अर्लियर आई यूज टू मेक ऑन पेपर ओनली पहले, फिर कोविड, मतलब मैं कोविड के पहले से तैयारी कर रही थी, एग्जैक्ट 2018 से आई स्टार्टेड। सो तब तो मैं पेपर पेन पे बनाती थी, फिर कोविड वाला वेव आया तो मुझे धीरे धीरे आदत हो गई लैपटॉप एंड ऑल की। तो बीच बीच में मैंने कुछ जैसे कि न्यूज़पेपर का प्रीलिम्स वाला जो पोर्शन है, प्रीलिम्स की नोट मेकिंग, वो मैंने शिफ्ट कर दिया था डिजिटल पे, और मेंस का मैंने रजिस्टर पर ही रखा था। और जो जनरल नोट मेकिंग है मैंने पूरा रजिस्टर पे किया मोस्टली। तो लेकिन कई लोग हैं जो डिजिटल भी करते हैं। इट इज़ टोटली योर कॉल, ओके, कि आपको कैसा करना है। तो इट्स नॉट कि आपको पर्टिकुलर ही करना चाहिए। देन आई थिंक आई आंसर दिस क्वेश्चन, आई कम टू द अदर क्वेश्चन। ठीक है, सौरभ है सेट की मैकेनिकल इंजीनियरिंग और एंथ्रो उसने सोचा है, बट नॉट गुड इनफ इन आंसर राइटिंग, एंथ्रो इज ऑल्सो इंटरेस्ट। ठीक है, आप दोनों को देख लो। सी आंसर राइटिंग आपका अच्छा नहीं है, इट्स ओके, धीरे धीरे डेवलप हो जाएगा। ऐसा मत सोचिए कि आप आज अच्छा नहीं कर रहे हैं तो आप कभी नहीं अच्छा कर पाएंगे। हर व्यक्ति जीरो से चालू करता है, धीरे धीरे काम होता है हमारे ऊपर। तो आप ये सोचिए कि आप कर सकते हैं। बस आप, जो मैंने आपको कुछ 3-4 फैक्टर्स बताए थे कि जिनको आप सिलेक्ट करके अपना ऑप्शनल डिसाइड करते हैं, वो देख लीजिए। एंड देन आई थिंक यू कैन ऑप्ट फॉर एनी ऑफ आइदर ऑफ इट, ठीक है। हाउ टू एनालाइज द PYQs, मैंने एनालिसिस पे थोड़ा सा बताया था अभी थोड़ी देर पहले। आई थिंक सुमन, यू हैड नॉट अंडरस्टूड, शायद आपने लेट ज्वाइन किया है सेशन। स्टार्टिंग में मैंने इस चीज़ को एड्रेस कर रखा है। देन समर्थ का एक क्वेश्चन है, आई जस्ट रीड इट। PSR ऑप्शनल के रिगार्डिंग, ठीक है ठीक है ठीक है। सो समर्थ, आपका PSR ऑप्शनल है, आपका UG में था। डायनेमिक सेक्शंस का बात कर रहे हैं कि कैसे क्या काम करना है, ठीक है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि मैं बोल रही हूँ कि हर चीज़ का नोट ज़रूरी नहीं है, इट्स नॉट कंपल्सरी, बट आपकी
कन्वीनियंस क्या है, ठीक है। अब आईआर में ना ऑब्वियसली सब कुछ डायनामिक है, लेकिन कुछ बेसिक्स भी हैं कि इंडिया और नेपाल या इंडिया और चाइना के ना कुछ बेसिक्स हैं कि कुछ स्कॉलर्स है, सी राजा मोहन हो गया, या फिर कुछ स्कॉलर्स ने कुछ कुछ बातें कही हैं और वो हर जगह एप्लीकेबल है। कोई सा भी क्वेश्चन आ जाएगा ना इंडिया चाइना पे, वो एप्लीकेबल हो जाएंगी कि इंडिया चाइना टू लायंस कैन नॉट लिव इन हिल, इस टाइप का कुछ है ना। तो आपको बेसिक बेसिक तो एक जगह मुझे ऐसा लगता है कि आपको एक पेज एटलीस्ट एक पेज तो तैयार होना ही चाहिए हर टॉपिक का, जिसमें आप उसके जो सदाबहार होता है ना, जो एवरग्रीन चीज़ें हैं जो स्कॉलर्स ने बोला है, या फिर इन दोनों के डायनेमिक्स ट्रेड रिलेशन कितना है, उनके कभी भी आप डायनेमिक पोर्शन एड्रेस कर रहे हैं ना, तो आपको कुछ हेडिंग्स में एड्रेस करना चाहिए। जियो स्ट्रेटेजिक क्या है, जियो इकोनॉमिक, जियो पॉलिटिकल, क्या हमारे डायनेमिक्स हैं इन दोनों के। तो राइट ऑल दिस इन फ्यू पॉइंट्स। कुछ 3-4 स्कॉलर्स लिख लो, 3-4 मैंने कम बोला, थोड़े ज़्यादा होने चाहिए, बट याद 3-4 ही रहते हैं। तो वो लिख लिया, कुछ ने अच्छी बात बोली, कुछ ने बुरी बात बोली, आगे क्या कर सकते कुछ ने इस पर बात करी है। तो इनका थोड़ा थोड़ा अगर आप लिख लो और आप जो डायनामिक है उसकी अंडरस्टैंडिंग कर रख रहे हो, उससे आंसर बन रहे हैं, तो इट्स फेयर इनफ। मैंने लिखा था स्टैटिक लिख लिया था पूरा, और कुछ जो मेरे डायनामिक आता था ना, मैं थोड़ा थोड़ा ऐड करती जाती थी उसी में, मेरे मार्जिन पे या नए पेज ऐड करके। दिस इज़ हाउ आई डिड द PSR वाला पार्ट। आई थिंक आई हैव एड्रेस मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। देयर इज़ अ क्वेश्चन कि स्टैटिक पार्ट और बुक्स को करंट अफेयर्स से कैसे रिलेट करके पढ़ें। सो अभी मैंने बताया था कि जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो अब जब आपको सिलेबस दिमाग में पूरा याद है ना, तो आप सिलेबस से लिंक कर दीजिए। और सिलेबस का कीवर्ड जब जहाँ से भी आपने पहले पढ़ा है, जो भी आपके नोट्स थे, आप जब वो पढ़ेंगे तो आप उसको उस तरीके से, मतलब कि अगर मैंने एक एग्जांपल जो भी CRZ रेगुलेशन जोन वाला बताया था कि एक बिल्डिंग डेमोलिश कर दी थी क्योंकि वो वायलेट कर रही थी कोस्टल रेगुलेशन जोन को, तो वो चीज़ जब मैं पढ़ूंगी तो मैं ध्यान रखूँगी। मतलब बेसिकली जब मैंने आज न्यूज़पेपर पढ़ा, आज मैंने देखा कि ऐसा ऐसा हुआ है, अब मैंने CRZ को लिख लिया बगल में। अब जब मैं अपने वापस पढ़ाई करूँगी कोस्टल रेगुलेशन जोन को, मैं बहुत अच्छे से पढ़ूँगी क्योंकि ये करंट अफेयर्स में है। दिस इज़ हाउ आई यूज टू लिंक थिंग्स, है ना। और आई थिंक हो जाएगा। इट्स नॉट अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू कनेक्ट बोथ ऑफ देम। अगर आप अपना ब्रेन को एक्टिव रखेंगे, अप्लाई करेंगे, तो काम हो जाएगा। उसके अलावा डिड यू रीड मंथली करंट अफेयर्स और PT365 एंड मेड नोट्स फ्रॉम न्यूज़पेपर। सी न्यूज़पेपर नोट मेकिंग आई डिड, इसमें तो कोई दो राहें नहीं है। और रहा बात करंट अफेयर मैगजीन का, मैंने मोस्टली, मतलब इस अटैम्प्ट में मैंने इन माई 4th अटैम्प्ट मैंने PT पढ़ी थी। उसके पहले मैंने दोनों करा है, मतलब कि मंथली मैगजीन करती थी और एट द एंड मैंने उसके हाँ, मैंने एक अटेम्प्ट में ऐसा भी किया था कि मंथली मैगजीन को ही रिवाइज करा था, PT नहीं करी थी। तो सी देयर आर 2-3 ऑप्शंस, आई टेल यू क्या कर सकते हो आप देखो, अगर आप मंथली मैगजीन पढ़ रहे हो ना, तो इससे एक फ़ायदा ये है कि आपने पहले ही वो चीज़ पढ़ चुकी है जो व्यक्ति 1 साल बाद पढ़ेगा। और इस साल का जो प्रीलिम्स का पेपर आया था, करंट अफेयर्स का वेटेज और ज़्यादा बढ़ा दिया हमने, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, मतलब मैंने भी यही किया था कि मंथली मैगजीन पढ़ती थी। मंथली मैगजीन इस पिछले, जैसे अभी क्या चल रहा है, जुलाई, ठीक है, 15 जुलाई तक जून की आ गई, मैंने जून की पढ़ ली। फिर मैं जब जुलाई की पढ़ूंगी ना, उसके पहले मैं जून की भी रिवाइज़ करूँगी। फिर मैंने जुलाई की पढ़ ली, फिर मैं अगस्त की पढ़ी, तो मैंने जून जुलाई दोनों की रिवाइज़ कर ली। और उसका कुछ बहुत ही ज़्यादा क्रिस्प होता है ना। ये वाली इंडेक्स किसने निकाली, वो मैं ना स्टार्टिंग की फ्रंट पेज पर लिख लेती थी, यहाँ पर लिख लेती थी, या फिर यहाँ लिख लेती थी। कुछ कुछ बहुत ही जो रटने वाला चीज़ होता था, तो कुछ नहीं तो ये तो रिवाइज़ करना ही करना है, और हाईलाइट तो कर ही लेते थे। तो और एट द एंड ऑफ द डे मैं 2 ऑप्शन है आपके पास। अगर आप मंथली मैगजीन पढ़ रहे हो ना, तो जब आपकी PT365 लॉन्च हो रही है ना, आप क्या कर सकते हो, कोई तो ऐसा व्यक्ति होगा जिसने नहीं पढ़ी होगी मैं PT365, तो सॉरी मंथली मैगजीन जिसने नहीं पढ़ी होगी, तो आप क्या कर सकते हो, आप बैठ जाओ, मतलब ग्रुप में बैठ जाओ 2-3 के, एक ने पढ़ी है PT और बाकी एक ने पढ़ी है मंथली मैगजीन। तो आपने सारी मंथली मैगजीन का पॉलिटी का उठाया, या फिर हिस्ट्री, या फिर कोई सा भी एक पार्ट उठा लिया एनवायरनमेंट का। अब सामने वाला PT पढ़ रहा है, आप मंथली पढ़ रहे हो, तो वो बताते जाएगा टॉपिक्स, कोई एक आध टॉपिक ही होगा जो नया होगा PT में, अदरवाइज मोरलेस वही होता है। तो आप दोनों साथ में टॉपिक वाइज तैयार करते जाओ, आपने अपनी मैगजीन दूसरी बदलते जाओ, तो ऐसे आपका सारा कवर हो जाएगा। कुछ नया होगा तो आप ऐड कर लो। एक ऑप्शन ये है। एक ऑप्शन ये है कि आपने मंथली मैगजीन साल भर पढ़ा है, पर आपने एंड में PT पढ़ लिया, आप ये भी कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको ये भी नहीं करना, तो आप तीसरा ऑप्शन है कि आपने PT पढ़ लिया बस। कुछ लोग शून्य भी पढ़ते हैं PT, ये विजन के पढ़ने की वजह, शून्य में थोड़ा शॉर्ट में होता है, ठीक है। अब आपको किससे बेहतर लग रहा है, सिर्फ विजन में ना कॉन्टेक्स्ट दिया होता है, शून्य में कॉन्टेक्स्ट नहीं दिया होता, उसमें सिर्फ फैक्ट दिए होता है। आपको क्या चीज़ सही लग रही है, आप डिसाइड करो। तो मैंने आपको 4
4 तरीके बताती है, इन चारों में से कुछ भी कर सकते हो। न्यूज़पेपर कुछ लोग नहीं भी पढ़ते, पर मेरा पर्सनल मानना है कि पढ़ना चाहिए, उससे चीज़ें ना याद रहती हैं, दिमाग में बैठी रहती है। आई थिंक हो गया मोरलेस कवर, और हमारा सेशन को भी 1.5 घंटा होने वाला है। आई थिंक आई शुड एंड दिस ईयर। और कोई डाउट आई विल सी। ठीक है, डैफ में आपको क्या फिल करना है यार, ये बहुत बात की बात है, आप इस पर चिंता मत करो, आराम से फिल हो जाएगा। मतलब मोस्टली कई लोग तो बना देते हैं एक्स्ट्रा चीज़ें। मेरा तो, मैं बहुत ही ऐसी इंसान हूँ कि आई इंडल्ज इन सो मेनी एक्टिविटीज़। आपको अगर ऐसा लग रहा है कि आपका कुछ भी नहीं है डैफ में भरने के लिए, आप ये कर सकते हो ना, वैसे भी 24 घंटा कोई नहीं पढ़ता। आप 1 आध 2 घंटे के लिए ना किसी NGO या फिर कोई इंटर्नशिप कर लो, कुछ भी ज्वाइन कर लो, कुछ भी आप स्टार्ट कर सकते हो। उससे दो बातें होंगी, उससे आपका ना पढ़ाई में दिमाग रहेगा कि यार 1 घंटा मैंने चिल कर लिया। और वो चिल कुछ भी हो सकता है, प्रॉब्ली खेलना, सिंगिंग क्लास, डांसिंग क्लास, म्यूज़िक, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। मतलब लोग पेपर आर्ट भी लिखते हैं अपने डैफ में। डैफ तो आपका आराम से हो जाता है, गार्डनिंग कर लो, कुछ भी कर लो यार, बहुत छोटी छोटी एक्टिविटीज़ होती हैं। आप आधा घंटा 1 घंटा भी, बहुत ज़्यादा ही बोल दिया, 5-10 मिनट 15 मिनट भी दोगे ना, चल जाएगा। ठीक है, तो डैफ में आपको लास्ट में कवर हो जाएगा, आप उस पर चिंता मत करो। बस वो ये सी, इट्स अबाउट कि UPSC को ना एक पार्ट ऑफ लाइफ लोगे ना आप, तो सब सही रहेगा। अगर आप UPSC को ओवरवेलम कर दोगे कि यार और कुछ तो बचा ही नहीं ज़िंदगी में, आप अपनी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, अपने बाकी इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, तो फिर दिक्कत है। अगर आप बोले इंटरेस्ट कुछ तो होगा आपको जो पसंद होगा, थोड़ा थोड़ा वो करते चलो, उतना भी करोगे ना तो आपका डैफ बन जाएगा। ठीक है, सो इट्स नॉट अ वेरी बिग प्रॉब्लम। वो बहुत बात की बात है, मेंस के बाद ना टाइम रहेगा आपके पास 1-2 महीने का, तो आप कर लोगे उस चीज़ पर काम। अभी फ़िलहाल अपने पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, और थोड़ा बहुत समय जो निकाल रहे हैं आप खुद को दीजिए। अगर मेडिटेशन कर रहे हैं, जो भी है, मतलब वट एवर मेक्स यू फील गुड, डू दैट, एंड इट विल ऑटोमेटिकली कल्मिनेट एज अ इन द डैफ। और ज़्यादा से ज़्यादा आप कुछ और लग रहा है तो कुछ वॉलेंटियरिंग कर लो, कहीं इंटर्नशिप कर लो, दैट यू कैन डू। आई थिंक मोर और लेस आई हैव कवर्ड ऑल द क्यूरीज। ठीक है, आई थिंक आई विल एंड द सेशन। सो थैंक यू सो मच पीपल फॉर लिसनिंग टू मी। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं अपनी लर्निंग्स, अपने जो भी एक्सपीरियंसेस आपसे शेयर कर पाई। एंड नो समथ, आई डोंट हैव अ टेलीग्राम चैनल, आई हैव एन इंस्टाग्राम अकाउंट, यू कैन फॉलो देयर। कोई भी क्यूरीज हो, यू कैन आस्क मी देयर, वुमेन विद अ फ्लेम नाम से। सो ओके, एंड बेस्ट विशेस ऑल ऑफ यू। और आपको कुछ भी डाउट हो, you can DM me on my Instagram ID. I just write it here. Wait. I don't know how to write it. ठीक है, I'll ask this the इसमें जो ये चैनल है UPSC Time India, they'll share the ID. And I think I'll end this session here. Thank you so much for joining, and thank you everyone who listened to me patiently.